जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणी क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे FST 17 का पेपर 2। और पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर वाज गुड, नो डाउट। पेपर में कई सवाल थे जो बेहतरीन थे और कुछ कुछ ऐसे सवाल थे जो कंसेप्ट आपने कभी देखे भी नहीं हो। कुछ कुछ एक आधा कंसेप्ट आउट ऑफ सिलेबस भी है, पर ठीक है, हमने सवाल नहीं हटाया था कि ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेंगे आप लोग। पर सब पेपर अच्छा था, पेपर हलवा नहीं था, पेपर अच्छा था। इसमें जो भी चीज़ आसान भी थी तो वो उनको भी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा गया ताकि वो आदमी को समझ ना आए। तो कुछ कुछ पोर्शन तो इजी था ही, जैसे कि हर एक पेपर में होता है, पर कई सवाल जो अच्छे थे वो बेहतरीन ही थे आपके पास। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पेपर के सबसे पहले सवाल से, और ये सवाल अच्छा था। मैकेनिक्स का बढ़िया सवाल है, आपको सोचने में मजबूर करेगा। अगर मान लीजिए आप एग्जाम टाइम में इस सवाल पे टाइम नहीं दे पाए हो तो एक बार मेरी एडवाइस है, आप एक बार रुक के आप इस सवाल अटेम्प्ट कीजिए। ये सवाल हो तो जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर सवाल हो जाएगा। बस फर्स्ट सवाल अच्छा है, मास्टर एडवाइस कर रहा है कि एक बार आप खुद से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। एग्जाम टाइम में एक्चुअली टाइम टेकिंग है तो मे भी आपने वहां उस टाइम पे स्किप कर दिया हो, पर अभी आप वो खुद से लगा के इस सवाल को देखिए एक बार। लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। इसे बोला आपके पास में दो नेल्स है, ये वाली दिस नेल इज नेम्ड एज बी एंड दिस नेल इज नेम्ड एज ए। इस नेल की वजह से नॉर्मल रहेगा, विल बी इन दिस डायरेक्शन। इस नेल की वजह से नॉर्मल रहेगा वो इस डायरेक्शन में। इतना फील कर पा रहे हैं आप? बिकॉज आप देखेंगे तो ये नेल को कहां घुमा, मतलब ये चाहेगा इस वाले नेल को नीचे धक्का मारने का। ये जो आपके पास में जो वुडन स्ट्रिप है, ये क्या चाहेगा, इसे नीचे की तरफ पुश करेगा, और इसको ये किस तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको रिएक्शंस मिलेंगे। फर्स्ट सवाल में आपको बोला गया कि इनिशियल द सेंटर ऑफ मास इज ऑन नेल ए। सेंटर ऑफ मास जो है आपके पास है वो ए नेल के ऊपर है यहाँ पे। तो अगर हमें यहाँ पे निकालना हो कि एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बी, देन हाउ वी विल प्रोसीड। वी विल राइट कि टाउ नेट should be is equal to 0. tau net should be is equal to 0 because it is rotational equilibrium. ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है पर रोटेशन का तो इक्विलिब्रियम है आपके पास। तो आप क्या बोलेंगे, NB मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, NB मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर प्लस mg का टोर किस तरह, दैट इज mg cos 37। पर डिस्टेंस कितनी आपके पास 0 है। क्यों डिस्टेंस 0 है? बिकॉज सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है। दिस इज इक्वल टू 0। तो NB की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 0। इनिशियल वैल्यू ऑफ NB इज 0। इट मींस Na की जो वैल्यू होगी, Na प्लस mg, NB कितना होना चाहिए, दैट शुड बी mg cos 37। ओके, तो NB की वैल्यू 0 है तो Na कितना निकल के आएगा आपके पास, mg, और cos 37 की वैल्यू कितनी है, cos 37 विल बी 3/5। दिस विल बी 3mg/5। दिस इज NB। इज इट डन? ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें क्या बोला गया कि इनिशियल एक्सीलरेशन के बारे में चर्चा हुई है। इनिशियल एक्सीलरेशन, तो इनिशियल एक्सीलरेशन अगर आप देख रहे थे तो इस तरफ तो लग रहा था mg sin 37, और ऊपरी तरफ क्या लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू mg cos 37, और ये जो रिजल्टेंट होगा दैट इज एक्सीलरेशन। तो कितना आएगा वो आपके पास, दैट विल बी g sin 37 माइनस म्यू g cos 37 इज इक्वल टू a। लेट्स सोल्व दिस। दिस इज 10 sin 37 कितना आएगा आपके पास, 3/5। म्यू की वैल्यू 0.6, दैट इज 0.6 मतलब 3/5। जी की वैल्यू अगेन 10 आपके पास, और cos 37 कितना आएगा, cos 37 विल बी 4/5 इज इक्वल टू दिस। सोल्व करके देखते हैं। ये 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, ये दिस विल बी 6 माइनस 24/5। तो ये कितना सोल्व करके आएगा आपके पास, 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इनिशियल एक्सीलरेशन है, इट इज 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आता है, 1.2, मतलब ए ऑप्शन तो सही हो गया। फिर क्या बोला जाएगा, द एक्सीलरेशन ऑफ स्ट्रिप विल बी कांस्टेंट टिल इट स्लिप आउट ऑफ नेल बी। मतलब ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जब तक ये इसको बी को से आगे नहीं निकला तब तक इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। लेट्स चेक। तो हम क्या बोलेंगे यार, मान लीजिए कोई अब ऐसी सिचुएशन आ गई, ये यहां पे ऐसे रोड थी ना आपके पास, दिस इज NB एंड दिस इज NA। हमारे सेंटर ऑफ मास कुछ x दूरी आगे चला गया, सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस आगे चला गया। तो अब आप टॉर्क बैलेंस करने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज mg cos 37 multiply x, that will be is equal to NB multiply this distance, and that distance is constant, 10 सेंटीमीटर। 10 by 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं इसको। ठीक है बच्चों,
तो यार ये आप हमने इस वाले पॉइंट के बाद टॉप लिखा, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो एनबी आ रहा है, दैट एनबी इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, दैट इज mg cos 37 x डिवाइड बाय 10, इतना आ रहा है mg आपके पास। अगर एनबी आपके पास में इतना आ रहा है तो na कितना होगा, na होगा आपके पास, na विल बी mg, क्या इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन है nb, गलत लिख दिया ना यहाँ पे, दिस इक्वेशन विल बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए ना, वर्टिकल इस डायरेक्शन के फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन के फोर्स। अभी गलत नहीं हुआ बिकॉज एनबी की वैल्यू 0 थी, पर ये एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके पास। तो एनए की वैल्यू अगर आप चेक करें दैट विल बी mg cos 37 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बाई 10, इतना सही है, ठीक। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी म्यू mg, और म्यू mg की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, म्यू मल्टीप्लाई नॉर्मल रिएक्शन na प्लस nb, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे दैट विल बी म्यू na प्लस nb, तो ऐसा बन जाएगा mg cos 37 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये x बाय 10, यहां पे भी x बाय 10, टोटल कर दिया x बाय 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको समझ में आ गया फ्रिक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन x, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन डिपेंड करे तो एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। मतलब बी ऑप्शन तो गलत होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिप विल बी कांस्टेंट टिल इट स्लिप आउट, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि अगर नॉर्मल बदलता है, नॉर्मल बदलेगा, फ्रिक्शन बदलेगा, फ्रिक्शन बदलेगा, एक्सेलरेशन बदलेगा, ठीक। फिर क्या बोला, द स्पीड ऑफ स्ट्रिप इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्ट्रिप डाउन बाय डिस्टेंस 1.25 सेंटीमीटर। ये देखिए जब तक ये नीचे आ रहा था तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, यहां पे फोर्स लग रहा था mg sin 37 और ऊपर लग रहा था फ्रिक्शन लग रहा था। जब तक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, चाहे वो घटता रहे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा तब तक स्पीड बढ़ती रहेगी। अगर हमसे पूछा गया मैक्सिमम स्पीड कब होगी, तो एट मैक्सिमम स्पीड फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0, फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। अगर हम बात करेंगे एट मैक्सिमम स्पीड, तो एट मैक्सिमम स्पीड क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बिकॉज इनिशियल स्पीड बढ़ रहा था, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब उससे आगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू mg sin थीटा, मतलब रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है पहले क्या हो रहा है, पहले इसकी स्पीड कुछ ऐसे बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी, फिर एक टाइम पे जाके जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो गया, फिर स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। इससे पहले पहले वाले टाइम में अगर आप देखेंगे यहां पे mg sin 37 वाज लार्जर देन फ्रिक्शन, इस वाले पॉइंट पे दोनों जस्ट बराबर हो जाएंगे, इसके वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि किस वाली पोजीशन के ऊपर आपके पास में स्पीड मैक्सिमम होगी, तो हमने बोला उस वाले पे होगी जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब उसको कॉरस्पॉन्डिंग केस करके देखते हैं कब एक्सेलरेशन 0 आएगा। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर एक्सेलरेशन 0 अब दोनों फोर्सेस को बराबर कर दीजिए। एट मैक्सिमम स्पीड व्हेन स्पीड of strip will be maximum, उस टाइम पे क्या होगा आपके पास, फ्रिक्शन will be is equal to mg sin 37। लेट्स प्रोसीड। तो हम यहां पे लिखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू दैट मींस म्यू दैट इज 0.6 mg cos 37 1 plus x by 5 is equal to mg sin 37। mg साफ, ओके यहां पे ये बन जाएगा 1037, तो 1037 की वैल्यू आ गई 3/4, सही है, ठीक है, ये 3/4 आ गया। यहां से अगर ये देखें दिस विल बी 3/5 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बाई 5, 3 से 3 साफ हो गया आपके पास। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है 1 प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 5 इज इक्वल टू 5/4। तो यहां से कितना है, x बाई 5 इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाई 4 दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। मतलब ये बात सही है। कौन सा ऑप्शन करवा दिया हमने, सी ऑप्शन मैच कर गया। फिर आपसे बोल रहा है द स्ट्रिप स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। अब स्ट्रिप को स्टॉप करवाना है तो हम किसका यूज करते हैं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं। ये डी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है सब ऑप्शन अच्छे हैं इसके अंदर। तो आइए थोड़ा प्रोसीड करते हैं डी ऑप्शन के लिए। तो डी ऑप्शन हमें बता रहा है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट शुड बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बिकॉज़ वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, नेट सम विल बी 0। तभी आप लिख पाएंगे ना। आप ऐसे लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस फ्रिक्शन दैट विल डेल्टा के इट इज 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नेगेटिव है, तो आप दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करेंगे तो आपके पास में वो पॉइंट आ जाएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी। कैसे प्रोसीड करते हैं, पहले ग्रेविटी का लिखते हैं दैट इज mg sin 37 मल्टीप्लाई x।
ग्रेविटी का। फ्रिक्शन का लिखते हैं, फ्रिक्शन का कितना आएगा आपके पास, फ्रिक्शन का आएगा 0.6 mg cos 37 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बाई 5 मल्टीप्लाई dx। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस टर्म को, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज वेरिएबल। लेट्स प्रोसीड। mg ने mg को मार दिया, और यहां से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू जो यहां पे दिखाई दे रही है आपको, दिस विल बी 0.6 मतलब 3/5, ओके। और cos 37 बच्चों कितना आता है, cos 37 इज 4/5, ठीक है। इसकी वैल्यू चेक करते हैं, दिस विल बी x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 10, ये आ रहा है आपके पास। यहाँ पे x साफ हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 25/12 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 10। यहाँ से आप सोल्व करके देखिए तो x बाई 10 आ रहा है आपके पास 13/12, दिस विल बी 13/12। इतना सही किया, ये बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ गलती कर दिया ना हमने। यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट इन नहीं की हमने, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे 3/5, cos 37 4/5, sin 37 की वैल्यू नहीं पुट की। sin 37 कितना हो जाएगा आपके पास, 3/5। 3/5 अगर होगा तो ये वाला 5 इससे साफ हो जाएगा, 3 इससे साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आपके पास आएगी, दिस विल बी 5/4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 10। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो x बाई 10 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4, तो x की वैल्यू कितनी, 10 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2.25 सेंटीमीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस चलने के बाद में वो रुक जाएगा। देख लीजिएगा इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप बता दीजिएगा। कंसेप्ट यही है कि आप दोनों के वर्क डन को आप लिख लीजिए, और जब फ्रिक्शन का नेगेटिव वर्क डन और ग्रेविटेशन का पॉजिटिव वर्क डन दोनों आपस में मिलकर जब जीरो हो जाएगा, तो उस वाली स्पेसिफिक पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्पीड होगी वो जीरो बन जाएगी। क्लियर, मतलब उस पर जाके वो रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। एक बार आप खुद ढंग से जरूर पहले सवाल को लगाइएगा। इस पेपर का प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपके पास, उसमें एक कंसेप्ट है, वो मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस का कंसेप्ट इसने डाल रखा है, पर पेपर में है तो हम थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। पर उसमें एक चीज़ है वो आपको पता नहीं, उसकी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते, उसका रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूँ, आप उसका रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा, रिजल्ट वो आ जाएगा। पर वैसे अगर आप देखें तो ये सवाल आपसे नहीं होगा, बिकॉज आपको एक कंसेप्ट है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ है, पर वो इस सवाल में दिया हुआ है। ये ओपन सीरीज का एक टेस्ट पेपर है, तो वो थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ऐसा कंसेप्ट उसने डाल दिया, शायद ऐसा नहीं पूछता है वैसे, पर आ गया, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं पहले हटा रहा था, फिर मैं कहता हूँ ठीक है पढ़ा है बच्चों, तो सीख लेंगे इससे। देखिए सवाल के अंदर क्या बोला गया, सवाल में आपको ये बोला गया भाई साहब यहाँ पे 3 शेल्स है, ये वाली शेल, ये वाली शेल, ये वाली शेल, ठीक है। इसके अंदर जो यहाँ पे एक पावर का सोर्स लगा दिया है, उससे पी सोर्स की पी वोट पावर निकल रही है। अब यहाँ पे हर एक जगह पे वैक्यूम है, यहाँ हर एक जगह वैक्यूम है, मतलब जो भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, सिर्फ रेडिएशन के थ्रू हो रही है और कुछ नहीं है, और ये हाईली कंडक्टिंग शेल्स है आपके पास, ठीक है। अब पहले एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या जो मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता है वो सुन लीजिए थोड़ा एक बार। मान लीजिए 2 शेल है ना आपके पास, यहाँ पे आप ऐसे 2 शेल बना लीजिए, ठीक। आप बोल दीजिए कि इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R1 है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R2 है, इसका टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका टेम्परेचर कुछ T2 है। इससे पहले आप कभी भी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि भाई साहब रेडिएशन जब होता है तो वो शेल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर कैसा है, वो आपको पता नहीं, आप मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा आपने, वो अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। अब आप देखिए इसमें अगर आप एनर्जी का ट्रांसफर देखेंगे ना, तो अगर आप देखेंगे भाई साहब इस पे जो नेट एनर्जी ट्रांसफर जो इससे होगा, तो आप क्या लिखेंगे, पी नेट कितना है, इस वाले से बात कर रहा हूं, दैट इज सिग्मा, इसका एरिया 4πr1² T1 रेज़ टू पावर 4, इतना तो एमिट करेगा ये, इतना तो ये वाली शेल एमिट करेगी। अब जो एब्जॉर्ब करेगा वो इस वाले शेल की वजह से एब्जॉर्ब करेगा। अब वो कितना एब्जॉर्ब कितना कर, दैट इज सिग्मा 4πr1² मल्टीप्लाई T⁴। अब लोगों को ऐसा लगता है सर यहाँ पे R2 आना चाहिए तो यहाँ पे R1 नहीं आना चाहिए, नहीं ऐसा सही है, ये जो हमने किया है वो सही है, बिकॉज ऐसा हो सकता है यहाँ से जो रेडिएशन निकले सबके सब रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करे, ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ रेडिएशन इधर उधर पे इसके पास चला जाए, कुछ इसके पास चला जाए, तो जितना रेडिएशन ये एमिट करता है सब इसको एब्जॉर्ब नहीं करता। यही बात हमें पता नहीं थी, हमें ये पता ही भाई साहब मान लीजिए यहाँ पे एक शेल है,
और इस शेल की वजह से बाहर कितना रेडिएशन, ये कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो मैं बोल सकता हूं इजीली, अगर इसका टेम्परेचर कुछ T1 है दैट इज सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर T1, ये बात सही है कि वो इतना एब्जॉर्ब करेगा, पर ये जो एमिट करेगा उसकी वजह से ये कितना एब्जॉर्ब करेगा वो आपको नहीं पता था, वो यही होता है। अगर आपसे पूछे सर इसकी वजह से जो रेडिएशन एमिट होगा उसमें से ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, दैट मींस सिग्मा 4 पाई, इसकी रेडियस कुछ a मान ली हमने, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई T2। ये एमिट कुछ कितना करेगा, एमिट करेगा सिग्मा 4 पाई b स्क्वायर T टू द पावर 4, पर ये उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एब्जॉर्ब करेगा वो इतना करेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आप दो शेल हो तो ये जो पावर नेट है इसमें से ये क्या है आपके पास, दिस इज पावर एमिटेड बाय 1, दिस इज पावर एमिटेड बाय बाय R1 रेडियस वाले से जो शेल से हुआ, और ये क्या आपके पास पावर एब्जॉर्ब्ड बाय R1 ड्यू टू R2। इस R2 की वजह से इस R1 ने जितनी पावर एब्जॉर्ब की दैट इज आपके पास सिग्मा 4 पाई R1 स्क्वायर T2। अब आप कर पाएंगे। अब आप देखिए, अगर आप इस वाले शेल के लिए बात करें, इसके लिए बात करें, इसका एक शेल तो ये हो गया, दूसरी शेल कहां पे आपके पास इन्फिनिटी पे, सही है, एक शेल ये, दूसरी शेल इन्फिनिटी पे। तो अगर आप इसकी पीनट की बात करें दैट इज सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर, और ये कितना का TC टू द पावर 4, मेरी बात समझ में आ गई, और वहां का इन्फिनिटी का टेम्परेचर कितना पे 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, इतनी पावर नेट एमिट करेगा। आपको पता है यहां से पावर चल रही है P और सब स्टेडी स्टेट पे आ चुका है, स्टेडी स्टेट पे आ गया मतलब अब किसी का टेम्परेचर बदल सकता नहीं है, मतलब यहां से कुछ पावर P गया तो यहां से भी कितना आगे नेट जाएगा P, यहां से भी कितना नेट P, तो इस P नेट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, P आनी चाहिए। तो यहां से जो TC का एक्सप्रेशन आएगा ये आ जाएगा 4 पाई c स्क्वायर, सही है, ये इसकी पावर 1/4। क्लियर, ये मैच कर रहा है कैसे, हाँ ठीक है, ये तो मैच कर रहा है। अब हम बात करते हैं बी वाले की। अगर आप इस वाले शेयर के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे, इस वाले शेयर के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, बी वाली शेयर के कोरस्पॉन्डिंग हम नेट बात करेंगे, इसको मिटा रहा हूं ना, तो बी वाली शेयर से अगर हम देखेंगे तो इतना आएगा आपके पास, दैट इज जो पी नेट आपके पास आएगा वो एमिट करेगा सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर खुद के टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, माइनस जो ये एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा TC टू द पावर 4 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये वाली वैल्यू भी किसके बराबर आनी चाहिए, P के बराबर आनी चाहिए। अब आप देखिए यहां पे बन गया TB रेज टू पावर 4 माइनस TC रेज टू पावर 4, दैट इज P डिवाइड बाय सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर। अच्छा, TC टू द पावर 4 की वैल्यू पुट कर दो, TC टू द पावर 4 की वैल्यू जो आपके पास आएगी TB टू द पावर 4 इज इक्वल टू P सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, और यहां पे इधर पर चला जाएगा ये प्लस TC की वैल्यू कितनी, P सिग्मा 4 पाई c स्क्वायर की पावर 1/3 नहीं, ये ऐसा बन गया एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी पावर 4 करना है ना, ये ऐसा बन गया एक्सप्रेशन। तो अगर TB देखेंगे, TB कितना आया, दैट इज P डिवाइड बाय सिग्मा 4 पाई की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर की पावर 1/4। इज इट क्लियर, ठीक, समझ में आ गई बात। अब बात की इनर मोस्ट शेल का कितना आएगा। इनर मोस्ट शेल के लिए आप क्या लिखेंगे, इनर मोस्ट शेल के लिए तो आप ये लिखेंगे कि ये बनेगा P नेट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर TH रेज टू पावर 4, और यहां पे कितना आएगा आपके पास, प्लस आएगा ना, यहां पे प्लस नहीं माइनस, ठीक है वो एब्जॉर्ब एमिट है ना, ठीक है। यहां पे आपके पास आएगा माइनस, दिस शुड बी माइनस, यहां पे कितना है आपके पास TB रेज टू पावर 4, क्लियर। ये भी आपके किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर आना चाहिए। ये वैल्यू यहां पे आप TB को यहां पे पुट कर दीजिए, एक्सप्रेशन लेके जाइए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आपसे बोला गया इफ बोथ आउटर एंड मिडल शेल आर रिमूव्ड, इफ बोथ आउटर, निकाल के दिखा दूं क्या आपको, ये एक्सप्रेशन जो आपके पास निकल के आया TA की पावर 4 इज इक्वल टू P सिग्मा 4 पाई a स्क्वायर, ये वाला टर्म उठा के यहां पे ले गया, और TB की पावर 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, P सिग्मा 4 पाई ब्रैकेट में 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसमें कॉमन निकाल लीजिए, यहां पे तो बनेगा P सिग्मा 4 पाई, ये इतना कॉमन आ गया आपके पास, ये वाला एक्सप्रेशन बना 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, इसकी पावर 1/4 और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 1/4, अगर आप इसको यहां से हटा देंगे तो देन ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब देखिए, अब सवाल में क्या बोल रहा है आपसे, अब सवाल में बोल रहा है कि अगर आप इस वाली शेल को हटा दें तो इस एक का टेम्परेचर घट जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये आप सीधा फील भी कर सकते थे। आप देख सोच के देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, रूम चारों तरफ से बंद है, रूम ब्लैक बॉडी है और चारों तरफ से बंद है, तो क्या होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, मैं हीट रिलीज कर रहा हूँ, उसमें कुछ पार्ट मेरे पास वापस आ जाएगा टकरा के। सही बात है। अगर मान लीजिए जैसे एक रूम में मुझे बंद कर दिया जाए तो कुछ पावर मैं दे रहा हूँ तो वो वापस पावर टकरा के मेरे पास कुछ ना कुछ आएगी, तो मेरा टेम्परेचर क्या बढ़ता रहेगा। उसी के बजाय अगर ऊपर कुछ नहीं होगा तो वो टेम्परेचर कुछ कम होगा। ये मैथमेटिक्स से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास में कोई शेल नहीं है, अगर कोई भी शेल नहीं है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, सी की वैल्यू भी इन्फिनिटी, ये दोनों टर्म कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी आपके पास। समझ में आ रही है। पहले इसकी वैल्यू कुछ थी, अब उसकी वैल्यू जीरो बन गई, नेट टेम्परेचर क्या हो गया आपके पास, कम होगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, जो टेम्परेचर ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसमें ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि अगर आप एक शेल है तो आउटर शेल की वजह से इनर शेल पे कितना रेडिएशन आता है, दैट इज सिग्मा, उसका इनर शेल का एरिया दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर, और टेम्परेचर किसका, बाहर वाली शेल का, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट नहीं पता होता और ये जरूरी भी नहीं है, ये नहीं पूछता है, पर ठीक है इस पेपर में था तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। कई बार पेपर टफ बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ डाल दी जाती है कि जो बच्चों से हिले ना, ताकि ये लगे हाँ पेपर अच्छा था। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए थर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, सवाल मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सवाल में ये बोला गया कि इनिशियली जो आपके पास में जो स्विच था वो इस वाले वन पे रखा हुआ था, सर्किट आपके पास में ऐसा बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि किसी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस वाले स्विच को 1 को उठा के 2 पे डाल दिया गया और उस इंस्टेंट को t इज इक्वल टू 0 बोला गया। इंडक्टर एंड आइडियल एंड बैटरी हैव नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन बोला बिफोर स्विच इज बीइंग शिफ्टेड टू 2, मतलब स्विच को 2 पे भी नहीं डाला है, 1 पे ही है, तब करंट कितना आएगा। तो करंट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक हो गया, तो इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, मतलब इसको आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये तो शॉर्ट हो जाएगा। तो करंट की अगर आप बात करेंगे तो करंट आएगा आपके पास 8/4 2 एम्पियर। दिस इज बिफोर स्विच इज केप्ट एट 2, जब मैं 2 पे नहीं रखा उससे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो ये तो आप इसको कंडक्टिंग वायर से आप शॉर्ट कर सकते, मतलब इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये कोई रेशियो शो नहीं करेगा, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो ये कोई काम का नहीं है। तो करंट सिर्फ ऐसे फ्लो करेगा, और कितना फ्लो करेगा, 8/4, दैट विल बी 2 एम्पियर। तो इसने बोला 2/3, तो ये वाली बात गलत है। बी ऑप्शन में देखते हैं, बिफोर स्विच इज शिफ्टेड टू 2 करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस इज 0। ये बात सही है। अगर 1 ओम से बात करेंगे तो वो शॉर्ट है जब अगर स्विच 1 पे रखा गया है, बिकॉज ये कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, इनके अगर कोई भी ड्रॉप नहीं है पोटेंशियल का, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन तो सही है। आफ्टर स्विच इज शिफ्टेड टू 2 करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस इज। देखो बच्चों, अगर आपने स्विच को यहां पे ऐसे शिफ्ट कर दिया, अब अगर आप देखिए ये वाला इंडक्टर तो शॉर्ट हो गया, ये इंडक्टर शॉर्ट हो गया, मतलब इंडक्टर के जो ईएमएफ होता है दैट इज एल डी आई बाई डी टी, और ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब इसमें करंट पहले कितना था, पहले था 2 एम्पियर, अब हमेशा ही कितना आएगा, 2 एम्पियर। ये अपना मस्त अपना 2 एम्पियर यहाँ पे ऐसे घुमाता फिर रहा है, इसे करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो करंट बदलेगा वो किसका बदलेगा, इसका बदलेगा। तो मतलब आपके पास में सिर्फ ये सेटअप बच गया सर, एक 6 हेनरी इंडक्टेंस है आपके पास में, और एक यहाँ पे 1 ओम की रेजिस्टेंस है, और कितना करंट है आपके पास में, इसमें भी यहाँ पे 2 एम्पियर करंट था, तो 2 एम्पियर घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे 2 एम्पियर था इनिशियली, 2 एम्पियर यहाँ से घूम के कुछ आ रहा होगा, इसका नहीं बदलेगा, ये 2 एम्पियर घटता रहेगा। ये एलआर सर्किट का डिके ऑफ करंट का मतलब इक्वेशन बन जाएगा इसके अंदर। तो इसने क्या बोला, आफ्टर क्लोजिंग द करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस, तो कितना है करंट, I इज इक्वल टू I नॉट की जगह कितना 2 e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ की जगह कितना है L बाय R, टाउ इज इक्वल टू L बाय दैट विल बी 6। क्लियर। तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास, पर सवाल में ये नहीं है। और ये वाली कब आती है, अगर ये वाला शॉर्ट नहीं होता ना आपके पास में, तब ये वाला बन जाता भाई साहब, ये दोनों आपके पास सीरीज में जुड़ के 6 हेनरी बन जाता, फिर वो जो ऑप्शन में बोला गया वो आ जाता। पर ऐसा है नहीं, एक्चुअली ये शॉर्ट हो गया तो इसका करंट अपने आप में फ्लो होता रहेगा, इसके करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर डी ऑप्शन में क्या बोला, टोटल ही डिसिपेटेड इन 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस टोटल ही डिसिपेट कितनी होगी, इसकी एनर्जी तो बदलेगी नहीं, सिर्फ इसकी एनर्जी जो टोटल थी वो इसमें डिसिपेट हो जाएगी। तो कितनी थी, हाफ L I स्क्वायर, L की जगह कितना है 6 और I स्क्वायर जगह 4, तो कितना है टोटल 12। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर गए, इसमें 2 ऑप्शन मैच कर गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। बात समझ में आ गई बच्चों आपको। तो वो जो इंडक्टर शॉर्ट हुआ वो आपको सही ढंग से समझ में आना चाहिए था, अगर आप उसे पकड़ देते तो सवाल में आप नहीं फंसते। छाप लीजिए।
प्रॉब्लम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 सिंपल सवाल है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है। सवाल में आपको क्या लेंथ गिवन है, मास गिवन है, टेंशन गिवन है, 4 डिफरेंट केसेस गिवन है। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कितना आता है, रूट टी बाई म्यू। टेंशन सवाल में गिवन है और म्यू को क्या लिख दीजिए आप, मास पर यूनिट लेंथ। आप कर लेंगे तो यहाँ से वेलोसिटीज मिल जाएगी। सब केसेस में निकाल लीजिए, v1 कितना आ रहा है, v2 कितना आ रहा है, v3 कितना आ रहा है, v4 कितना आ रहा है। सिमिलरली अगर आप टाइम निकालने जाएंगे, टाइम कितना आ जाएगा, l डिवाइड बाई v1, ये t1 आ जाएगा। t2 कितना आ जाएगा, l2 डिवाइड बाई v2। t3 कितना आ जाएगा, l3 डिवाइड बाई v3। t4 कितना आ जाएगा, सिमिलरली l4 डिवाइड बाई v4। देखिए आपके पास जो ये म्यू था वो जो आपके पास टेंशन था वो टेंशन अप्रोक्सीमेटली सेम रह रहा है, बिकॉज जो मास है रस्सी का वो बहुत कम है, ग्राम के ऑर्डर का है, तो टेंशन बदल नहीं रहा। तो सिंपल कैलकुलेटिव सवाल है, आप इसमें कैलकुलेशन कर करके आप देखिए v1 कितना रहा है, v2 कितना रहा है, v3 कितना रहा है, v4 कितना रहा है, टाइम निकाल लीजिए, फिर ऑर्डर पूछा है कौन हाईएस्ट है कौन लोएस्ट है। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। फिफ्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इससे बोला गया एन इक्वेटर प्रिज्म हैज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब जो मिनिमम डेविएशन है आपके पास वो 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो आपने यहाँ पे एक प्रिज्म बना दिया, इक्वेटर प्रिज्म है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो एंगल निकल के आएगा वो 60 डिग्री है। डेविएशन का फॉर्मूला आता है आपके पास I प्लस E माइनस A। अगर मिनिमम डेविएशन की बात कर रहे हैं, डेविएशन मिनिमम, तो इसका आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ I, बिकॉज मिनिमम डेविएशन के केस में I और E बराबर होता है। यहाँ पे माइनस A आ गया आपके पास। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे I की वैल्यू निकाल लेते हैं। मिनिमम डेविएशन कितना गिवन है आपको, 30 डिग्री गिवन है ना, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री गिवन है, ये 60 टोटल 90 हो गया, तो I की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। मतलब मिनिमम डेविएशन वाले केस में I कितना है, 45 डिग्री। बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अच्छा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये वाला भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू मान लीजिए। आप स्नेल लगाइए तो क्या लिखेंगे, साइन 45 इज इक्वल टू म्यू साइन 30। थोड़ा पुट करके देखिए, 1/√2 म्यू, और यहाँ पे आ गया 1/2। सही है, तो यहाँ से म्यू किया जो निकल के आई वो √2 आई। तो √2 का एक ऑप्शन है डी, तो डी तो सही हो गया। फिर चलते पहले ऑप्शन में, क्या पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में पूछ रहा है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज बाय 1% देन एंगल ऑफ इमरजेंस वुड डिक्रीज बाय 1 डिग्री। मतलब अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस वाले स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कुछ इंक्रीज कर दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या इंक्रीज कर रहा है ना, ये यहाँ पे हम इसको 1 डिग्री इंक्रीज कर दें, तो इसमें कितना इंक्रीज आएगा ये पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसे क्रिटिकल एंगल देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना, साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। तो ये थीटा सी के लिए ये वाला एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो ये TIR तो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप या तो ऐसे समझिए कि जो डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो कर्व आता है, डेविएशन वर्सेस, तो कुछ ऐसा रहता है ना आपके पास, ऐसे करके कुछ ऐसा रहता है। पर यहाँ पे जो इस वाले के आसपास ही सिमेट्रिक रहता है, यहाँ पे सिमेट्रिक रहता है। अगर आप यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे I इज इक्वल टू E था, अगर आप I को यहाँ पे आप 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे, जैसे इस वाले केस में दोनों बराबर थे, यहाँ पे आप इसको 1 डिग्री इंक्रीज करें तो E पीछे चला जाएगा, 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। तो सिमेट्रिक है, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि मतलब सिमेट्रिक पूरा कर्व सिमेट्रिक नहीं है, पर मिनिमम डेविएशन के पोर्शन वाले उसके जस्ट आसपास में देखेंगे तो कर्व सिमेट्रिक रहता है, ऊपर जाने के बाद में सिमेट्रिक नहीं रहता, सिमेट्री टूट जाती है इसकी। या तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं, पर आप नहीं बोलेंगे सर पूरा करके देखते हैं, तो आइए पूरा करके भी देख सकते हैं अपने। आप ये लिख लीजिए कि साइन I इज इक्वल टू, यहां पे बन गया म्यू साइन R, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया इस वाले पॉइंट के लिए। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड फेज के लिए साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन 60 माइनस R, ऐसे कर सकते हैं आप इसको। ठीक, अब आप ये देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यह टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी कोसाई, और यहां पे बन जाएगा DI, यहाँ पे क्या बन जाएगा म्यू, यहाँ पे बन जाएगा कोसा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों DR। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोस I की वैल्यू कितनी थी स्पेसिफिक केस में, कोस I की वैल्यू 45 डिग्री थी, तो ये बन गया 1/√2, और DI कितना है 1 डिग्री। क्लियर। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी है √2, कोस R की वैल्यू देखते हैं, कोस R कितना है 30, दिस विल बी √3/2, कोस 30 √3/2 हो जाएगा आपके पास। और DR की वैल्यू हमें निकालना है। हमने देखा अगर हमने इसको 1 डिग्री चेंज किया तो इसके एंगल में, R के एंगल में कितना चेंज आएगा वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये और ये यहाँ पे साफ हो गया, तो DR आया दैट इज 1/√3 डिग्री। क्लियर। मतलब अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये √3 डिग्री के आसपास चेंज हो जाएगा। ठीक है जी।
अगर ये √3 डिग्री चेंज हो जाएगा आपके पास में, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ये dr में इतना चेंज आया तो इस e में कितना चेंज आया वो थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसको वापस डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया कोसी, सही। यहाँ पे क्या बन गया de, यहाँ पे क्या बन गया म्यू, और ये क्या बन गया cos 60 - r, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास में, यहाँ पे एक आ जाएगा dr, अरे सही है। तो यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए आपके पास में, क्योंकि एक तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, पर ये r का डिफरेंशियल में एक माइनस आएगा। अब देखिए कोसी की वैल्यू कितनी थी, कोसी की वैल्यू 45, दिस इज 1/√2। de की वैल्यू हमें निकालना है, म्यू की वैल्यू कितनी है, √2 है। cos 60 - r, cos 60 - r मतलब ये भी cos 30 बन गया, दिस इज √3/2। अच्छा, और dr की वैल्यू कितनी है, 1/√3। ये देखिए यहाँ पे ये साफ हो गया आपके पास, 1/√3/2, ये √2 बन गया ना आपके पास। तो ये यहाँ पे इससे साफ हो गया, √3 इससे साफ हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 डिग्री। तो आ रहा है वो रिजल्ट, मैथमेटिक्स से किया तब भी आ रहा है। तो मैथमेटिक्स थोड़ा लंबा हो जा रहा है, पर आप यहाँ से डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते थे कि मिनिमम डेविएशन के पास में ये जो कर्व है वो सिमेट्रिक रहता है, तो जितना डेविएशन आप अगर आई को बढ़ाएंगे तो ई ऑटोमेटिकली घट जाएगा आपके पास, ठीक है जी, हो गया। अब आप बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन कर दिया हमने, ए ऑप्शन कर दिया, डी ऑप्शन सही हो गया। अब चलते बी ऑप्शन पे। इसमें बोल रहा है इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड 1/3, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा ये 15 डिग्री, दिस विल बिकम 15 डिग्री। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी ना, देखते हैं चलो एक बार देखते हैं। अगर यहाँ पे TIR करवाना है आपको, ये TIR में इंटरेस्टेड है, यहाँ पे अगर ये TIR होगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, अगर यहाँ पे ये TIR करवाना है आपको, TIR एंगल 45 डिग्री बनेगा, और ये 45 बनेगा तो ये कितना बनेगा, 15 डिग्री। और अगर ये 15 डिग्री है आपके पास, ये वाला 15 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 15 से बड़ा होना चाहिए। 15, आपको ये वाला एंगल 15 बनाना है ना, सही है ये वाली बात। हमने ये बोला यहाँ पे TIR करवाया, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 45, इन दोनों का सम 60 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 15 आएगा। अगर यहाँ पे आपके पास 15 आएगा तो ये वाला एंगल कुछ आपके पास में 15 से बड़ा होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा बड़ा होगा कुछ, दिस विल बी ग्रेटर देन 15। अगर आपके पास में आई जो भी एंगल आ रहा है वो कुछ बड़ा है, जैसे आई क्रिटिकल एंगल, तो वो 15 डिग्री से बड़ा आ रहा है। तो अगर 15 डिग्री से बड़े पे TIR हो रहा है, सब थोड़ी देर से छोटा होगा तो ये वाला भी आपका सोर्स छोटा होगा, तो TIR हो ही जाएगा, मतलब ये बी ऑप्शन सही लग रहा है। क्लियर। अगर आप बात करेंगे इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल्ड, एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल कर देंगे, ऐसे डबल कर देंगे तो ये वाला एंगल और बड़ा हो जाएगा। अगर आप डबल कर देंगे, मतलब पहले 30 था, पहले कितना था आपके पास ये वाला एंगल, पहले ये 45 था, डबल कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास, और 90 डिग्री हो जाएगा फिर उस वाले केस में ये आपके पास कितना होगा, फिर TIR नहीं होगा। देखिए सेकंड हमने देख लिया भाई साहब कि बी ऑप्शन तो सही आ रहा है। अब सी ऑप्शन पे चलते हैं, तो इसने बोला इसको डबल कर दो, डबल करेंगे मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 45, तो ये कितना बन जाएगा 15, और 15 पे TIR नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए सही हुआ, ऑप्शन बी सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। बी ऑप्शन के लिए हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, हम उल्टा चल पड़े, उल्टा चले तो हमें दिखा ये 90 तो ये 45 तो ये 15, अगर ये 15 तो ये 15 से बड़ा, मतलब 15 से बड़े पे TIR हो रहा है, और थोड़ा बड़ा होगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, थोड़ा बड़ा होगा। 15 से बड़े पे TIR हो रहा है, तो आप सोचिए 15 पे भी TIR होगा, क्योंकि अगर आप कम करेंगे तो ये वाला एंगल और कम होगा, ये वाला एंगल और बढ़ेगा तो TIR हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो गए, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। ठीक सवाल था, आप छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6 कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लैब में तो थोड़ा उससे आप इजीली कर पाएंगे, बिकॉज पैरेलैक्स की बात हुई है और वो टर्म आपको एक्सपेरिमेंट्स में सिखाई जाती है। एक्सपेरिमेंट इसके अंदर है क्या, इनिशियली इसने बोला कि यहाँ पे एक ऑप्टिकल बेंच के ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस था, एक ऑब्जेक्ट था, और इसकी इमेज कुछ यहाँ पे बन रही थी और पैरेलैक्स नहीं दिखाई दे रहा था, बिकॉज जब पैरेलैक्स दिखाई नहीं देगा तभी आपके पास में इमेज बनती थी। हम ऐसे चेक करते थे यहाँ पे, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, कोई पैरेलैक्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर इमेज बन रही है इसकी। फिर क्या हुआ, फिर इसने ये बोला कि जब आप इसके बीच में एक मिरर ले आए तो एक्चुअली कैसे हो रही है, रेज ऐसे कुछ जा रही होगी यहाँ पे आपके पास, ये वाली कुछ रेज ऐसे, यहाँ पे कुछ रेज इससे कुछ निकली होगी, रेज ऐसे ऐसे करके रेज जा रही होगी, और इस आई इमेज पे जाके ऐसे आई पे कंसंट्रेट हो रही थी, इस पे जाके मिल रही थी इमेज। इतना सही है। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि जब आप यहाँ पे एक मिरर ले आए तब भी इमेज इसी पॉइंट के ऊपर मिल रही है, क्योंकि आपको सवाल बोल दिया ना पैरेलैक्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसी पॉइंट पे क्या मिल रही होगी आपको, वापस फाइनल इमेज मिल रही होगी।
यार अगर फाइनल इमेज में इस मिरर को लगाने वाले वहीं पे मिल रही, ये कब होगा आपके पास में, ये तब होगा जब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह बिहेव करे, मतलब ये जो यहां पे है इतनी दूरी पे क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, मतलब ये डिस्टेंस कुछ आर के बराबर हो। क्यों, आप देखिए अगर यहां पे आपके पास में ऑब्जेक्ट आर पे हो, यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ऐसे करके, तो रेज कैसे सेम के सेम वापस चली जाएगी, तो यहीं पे ऑब्जेक्ट था और यहीं पे फाइनल इमेज बन गई। तो इस केस में ही तो बोला आपने मिरर लगाया तब भी यहीं पे इमेज बन रही है, तो अगर यहीं पे इमेज बन रही है केस क्या होगा, ये तब पॉसिबल है जब यह डिस्टेंस किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। मतलब हमने बोला कि एम आई की वैल्यू जो होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, आर के बराबर या फिर ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर। अब ये क्या बोल रहा है, which of the following is required to estimate the focal length of the mirror and the random error in that। कुल मिला के हमें अगर ये वाला डिस्टेंस मिल जाए तो सारी कहानी सही हो जाएगी, हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। अब फोकल लेंथ के लिए कौन कौन से पॉइंट की आपको रीडिंग चाहिए, इस वाले पॉइंट की रीडिंग चाहिए, इसका नाम कुछ m है, इसका नाम i है। अगर m की रीडिंग मिल जाएगी, i की रीडिंग मिल जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपको इजीली मिल जाएगी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे बच्चों इसमें, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। पैरालैक्स का कंसेप्ट आप जब आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आप ऐसे जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, वहां पे इमेज आपने एक नीडल रखी इमेज की कोरस्पॉन्डिंग, फिर आप इधर थोड़ा टिल्ट होकर देखते थे, अगर आपको उन दोनों टिप हमेशा मैच करता हुआ दिखाई देता तो आप बोलते वो पैरालैक्स एरर नहीं है। और जब इमेज वाली पोजीशन पे दूसरे नीडल हुआ करती थी तो उस टाइम पे पैरालैक्स एरर दिखाई देती नहीं थी। क्लियर है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 7 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको बोला गया कि ये कंडक्टिंग स्फीयर था और उसका सेंटर ए था और इसकी जो रेडियस है आपके पास, दिस रेडियस इज 1 मीटर। क्लियर। अब क्या क्या इसके अंदर एक ऐसे एक स्फेरिकल कैविटी काट रही है आपने, स्फेरिकल कैविटी आपको काटी दिखाई दे रही है, जो कैविटी है उसकी रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ये उसका सेंटर हो गया आपके कैविटी का सेंटर, इसका नाम है बी। ठीक। और यहाँ पे ऐसे एक आपके पास में हमने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पॉइंट उस गिवन है सवाल में कि इन दोनों की लाइन को ज्वाइन करता हुआ लाइन पे एक पॉइंट है, वहां पे चार्ज रखा गया 5 माइक्रोकूलम और उसकी दूरी ए से जो थी दैट इज 40 सेंटीमीटर। ये मेंशन है, क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, ए चार्ज ऑफ Q is equal to plus 5 microcoulomb is kept in cavity at a line joining the center at distance 40 centimeter from center of the original sphere। ये सब हमने बना दिया। नेट चार्ज ऑफ मेटालिक स्फीयर है 4 माइक्रोकूलम। अब देखिए क्या होगा, अगर बच्चों यहाँ पे आपने प्लस 5 माइक्रोकूलम रखा है, अगर आपने यहाँ प्लस 5 माइक्रोकूलम रखा है तो आपको जो यहाँ पे चार्ज दिखाई देगा, यहाँ पे वो कितना आएगा, -5। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे चार्ज आएगा, दिस इज -5 माइक्रोकूलम। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, -5 माइक्रोकूलम। दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा इसलिए बोला कि यार ये वाला चार्ज सेंटर पे नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज आपके पास में होगा वो ज्यादा होगा नेगेटिव, और बाकी जगह पे जो चार्ज होगा वो कम होगा। अगर सेंटर पे होता तब ये वाला -5 कूलम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना होकर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता। अभी देखिए इसमें टोटल चार्ज था 4 माइक्रोकूलम इस शेल पे, तो यहाँ पे जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बाहर कितना आएगा, 9 माइक्रोकूलम। इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत है देख लीजिए एक बार। हमने यहाँ पे बोला यहाँ पे 5, तो गॉस लॉ की हेल्प से यहाँ पे -5 आना चाहिए, इस पे चार्ज कंजर्व करेंगे, टोटल है 4 माइक्रोकूलम, -5 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना है, 9 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इतना सही। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमसे पूछा गया कि सबसे पहले हम बात करते हैं डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में क्या बोला गया, अच्छा ये वाला जो 9 माइक्रोकूलम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अंदर का इफेक्ट बाहर नहीं आएगा, बाहर कोई चार्जेस है नहीं, तो ये जो प्लस का जो 9 माइक्रोकूलम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाहर जो EFI अगर आप देखेंगे किसी पॉइंट पे सेंटर से, तो वो कितना आ जाएगा, EFI दैट विल बी K 9 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। अब इसने क्या बोला, डी ऑप्शन से चेक करते हैं। डी ऑप्शन ने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ Q इनसाइड द कैविटी ऑफ द चार्ज ऑफ चेंजेस। क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर डज नॉट डिपेंड इफ द पोजीशन ऑफ Q इनसाइड द कैविटी चेंजेस। मान लीजिए आप इस Q को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, इस 5 माइक्रोकूलम को इधर उधर शिफ्ट करेंगे, तो बोल रहा है बाहर EFI नहीं बदलेगा। वो बात बिल्कुल सही है, बिकॉज अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो भी वेरिएशन करेंगे उसकी वजह से 9 माइक्रोकूलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं जो अंदर का इफेक्ट है वो बाहर आता नहीं है, और अगर बाहर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो इसकी EFI में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बात तो सही है, मतलब डी ऑप्शन तो आपके पास करेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं सी ऑप्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे EFI हमें निकालना है, तो EFI पे अगर बी पे निकालेंगे तो हम सबकी वजह से निकाल देते हैं, सबकी वजह से। तो देखिए इस वाले शेल की वजह से, मतलब ये जो सरफेस है इसकी वजह से 0, बिकॉज ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जब आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शेल के अंदर होते हैं तो EFI नहीं आता। तो मैंने क्या बोला, इस 9 माइक्रोकूलम की वजह से कोई EFI नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से देखता हूं, इस 5 माइक्रोकूलम की वजह से, तो 5 माइक्रोकूलम की वजह से कितना आएगा आपके पास, दैट इज K 5 माइक्रोकूलम
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितने की 1/5 का स्क्वायर, ऐसा यूनिट्स में, ये सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट विल बी 1/5। अच्छा अब यहां पे आ गया, अब इस वाले चार्जेस की वजह से बात करते हैं। तो ये वाला चार्ज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की वजह से आप EFI निकाल सकते नहीं है, तो हमने लिख दिया सिर्फ E इंड्यूस्ड, कुछ लिख दिया एक बार E इंड्यूस्ड, कुछ आएगा, कैसा आएगा देखिए, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस है उनका काउंट क्या है आपके पास कम है, तो इसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा, तो इसका इफेक्ट किस तरफ है, इस तरफ है, तो यहाँ पे जो नेट EFI आएगा वो माइनस आएगा, जो E ड्यू टू EFI इंड्यूस आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ आएगा, ये वाला किस तरफ है, इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, तो माइनस कंसीडर होगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी फाइनल आंसर इससे कुछ कम होना चाहिए, कितना होगा ये आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, तो यह है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9, यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, और नीचे क्या बन रहा है आपके पास 1 डिवाइड बाई 25। ठीक है जी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या एक्सप्रेशन कुछ सही किया हमने, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह 1/5, ठीक है जी, प्लस E ड्यू टू इंड्यूस। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, E ड्यू टू इंड्यूस्ड हो गया, सोल्व करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस E ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ये वाली वैल्यू आप सोल्व कर दीजिए तो ये तो आएगा 1125, ठीक है, किलो न्यूटन पर कूलम आ गया आपके पास, इस यूनिट्स में लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और माइनस इसमें से कुछ E इंड्यूस्ड होगा, और E इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है वो कैसी है आपके पास, नेगेटिव है, तो इसमें से कुछ करेंगे, जो E नेट आएगा वो इससे कम आना चाहिए, पर ऑप्शंस में गिवन है 1125 किलो न्यूटन पर कूलम, तो वो वाली बात सही नहीं है, मतलब सी ऑप्शन सही नहीं है, डी सही था, सी सही नहीं है। क्लियर, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते बच्चों, हमने सिर्फ देखा कि भाई साहब इससे कम आना चाहिए था, पर ऑप्शन से वो बोल दिया, इस वजह से आप उसे कर पा रहे नहीं है। अब हम बात करते हैं दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वो थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी पे पहले निकाल के। अगेन हम पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। देखिए ऐसा है आपके पास, यहां पे ये था, इसके अंदर कुछ ऐसा था, यहां पे कहीं पॉइंट है, यहां पे सेंटर है, तो आपने बोला यहाँ पे कितना है 9 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है कुछ 5 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहाँ पे कितना -5 माइक्रोकूलम चार्ज। अब देखिए इस वाले की वजह से, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा इसके ऊपर देखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब आप सिर्फ इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, आप इन्फिनिटी चल के आ रहे हैं, इन्फिनिटी चल के आ रहे हैं, तो यहां तक मुझे वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, इसके अंदर जैसे आप एंटर हो जाएंगे इस 9 माइक्रोकूलम की वजह से वर्क करना नहीं पड़ेगा, सेंटर पे अगर आप पहुंचेंगे तो 9 माइक्रोकूलम की वजह से वर्क जो है वो सिर्फ बाहर ही करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको चाहे इस वाले पॉइंट पे रखें चाहे इस वाले पॉइंट पे रखें, मतलब इस 9 माइक्रोकूलम की वजह से यहां का पोटेंशियल निकालें, यहां का 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 निकालें, सबका सेम आएगा, क्योंकि आप पोटेंशियल को ऐसे इंटरप्रेट करिए कि भाई साहब पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को इनफिनिटी से उठा के गिवन पोजीशन में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, तो आप सोच के देखिए अगर आप इनफिनिटी से उठा के लेके आएंगे, अंदर आप लेके एंटर हो गए, इसके बाद में इसके से वर्क नहीं करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, इसकी वजह से इस 9 कूलम की वजह से, तो कितना है के 9 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 1 मीटर, इतना सही है। अब देखिए इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल इस वाले चार्ज की वजह से, तो आप क्या बोलेंगे, इस -5 कूलम से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस है वो सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, दैट इज -k 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर है, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें दैट विल बी 1/2। अच्छा अब इस 5 माइक्रोकूलम में कोरस्पोंडिंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस k 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय r कितना 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया 1/5। तो यहां से आप टोटल निकालेंगे तो ये तो बन गया 81 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, यहां पे अगर आप देखेंगे 10 तो -90, सही है, -90 10 टू द पावर 3। अच्छा यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बन गया 25 मल्टीप्लाई 9, 25 मल्टीप्लाई 9 दैट विल बी 225 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब थोड़ा सोल्व करके देखिए, तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास -9, और इसमें से -9 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 216 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ये आ रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट बी। क्लियर है, इसकी वजह से -9 आया, अब 225 में से 9 माइनस करेंगे तो 216 आ जाएगा, 216, और ऑप्शंस में क्या है आपके पास ऐसा गिवन है क्या, हाँ ऑप्शन में, बी ऑप्शन में यही लिखा होगा। वापस देख लीजिए क्या किया हमने, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज किया। सबसे पहले इसकी वजह से लिखा, तो हमने क्या बोला, अगर आप इनफिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं किसी पर यूनिट चार्ज को, तो इसकी वजह से वर्क करना पड़े, दैट इज के 9q डिवाइड बाय r, बिकॉज अंदर आने के बाद में कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो इसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, कहीं कहीं पोटेंशियल आप देखिए सेम आएगा।
क्योंकि एक शेल बन गया ना, और शेल की वजह से आप पोटेंशियल अंदर क्या रहता है आपके पास, कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह से लिख दिया। अब इसकी वजह से चेक किया तो इससे हर एक पॉइंट की डिस्टेंस आपको पता है वो यूनिफॉर्म है, तो आपने वहां पे किया तो वो एक्सप्रेशन आ गया, दैट विल बी के 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय हाफ। फिर आपने इसकी वजह से लिखा दैट इज के 5 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1/5, आपने सोल्व किया दैट विल बी 216 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, मतलब बी ऑप्शन सही हो गया। अब बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की, कि ए ऑप्शन के ऊपर पोटेंशियल बताइए, इस वाले ए ऑप्शन, ए पॉइंट के ऊपर। तो मैंने वीए लिखा, तो VA का अगर आप लिखते हैं इसकी वजह से लिखा, अगेन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, तो इसकी वजह से कितना का 81 10 टू द पावर 3, वो सही है बिकॉज ये सेम की सेम टर्म आएगी। ठीक, अगर आप इससे लिखेंगे 5 कूलम की वजह से क्या लिखेंगे, K Q डिवाइड बाय R। अच्छा, R की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, दैट इज 40 सेंटीमीटर ना, तो ये बन गया आपके पास 0.4, दैट इज 4/10, ये 2/5, इसको आप 2/5 बोल सकते हैं। क्लियर, के क्यू बाय आर किया, आर की वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो 40 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, आपने किया तो ये आ गया 2/5, ये आपने यहाँ पुट कर दिया। अब भाई साहब इस इंड्यूस चार्ज की वजह से आप बता नहीं पाएंगे बिकॉज ये कैसा है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म है। ये इंड्यूस चार्ज कैसा है बच्चों आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म है, पर इसकी वजह से टोटल आएगा कैसे, नेगेटिव ही आएगा आपके पास में, प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, या बता नहीं सकते पर ये कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव टर्म आएगी। क्यों आएगी, बिकॉज हर एक चार्ज से कुछ दूरी है आपके पास में, और सब हर एक चार्ज यहाँ पे कैसा है आपके पास, नेगेटिव है। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये टर्म थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। 81 10 टू द पावर 3 प्लस ये कितना आया आपके पास 45 25 9, दैट इज अगेन 225 डिवाइड बाय 2 10 टू द पावर 3, और माइनस कुछ V ड्यू टू इंड्यूस की वजह से करना पड़ेगा। इंड्यूस की वजह से आप निकाल नहीं सकते, अगर सवाल में ये हो ए का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताइए तो हम नहीं बता सकते। अब आप यार ये वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू तो 81 है, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपके पास, अप्रोक्स 2 एकम 2 2 एकम 2 2 अप्रोक्स 112 प्लस 81 कितना बना 193। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो इससे कम ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, 193 से कम आना चाहिए आपके पास में। जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है 193 से कम आना चाहिए, पर कितना आएगा ये आप बता सकते नहीं है। तो इस वाले ने बोल दिया भाई साहब पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इतना, तो आप ये बता ही नहीं सकते। बता इसलिए नहीं सकते भाई साहब आपको डिस्टेंस भी तो नहीं पता, अगर डिस्टेंस पता होती या फिर कुछ EFI पता तब आप बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते कितना है ए पॉइंट पे पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हमें आइडिया है कि इससे कम आएगा। अब इतना एब्सोल्यूट आएगा ये आपको अब बता ही नहीं सकते, इसका जवाब देना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 8 मैकेनिक्स से रिलेटेड है, सवाल ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सवाल में ये बोला गया स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg प्रोजेक्टेड विद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑन स्मूथ ग्राउंड। ठीक है, द नॉर्मल फोर्स जस्ट आफ्टर ए इज 2.6 टाइम्स नॉर्मल फोर्स जस्ट बिफोर ए। देखिए जस्ट बिफोर ए की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो आपके पास था दैट इज नॉर्मल इज 40, पर अगर आप इस वाले इंस्टेंट पे जस्ट यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो अब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ तक। तो n की वैल्यू कितनी आएगी mg प्लस m, v स्क्वायर की जगह आ गया 16 और r की वैल्यू आ गई 1, तो टोटल कितना आ गया बच्चों आपके पास, दिस इज 17 mg। सही है, ऐसे कुछ बोला, ठीक है। तो ये आ गया आपका 17, सॉरी दिस इज 10g, ये g की वैल्यू 10 पुट कर देते, ये 10 हो गया तो ये 26g हो गया ना, 26 है, इसको 10m बोल दिया, 16 है, टोटल 26 है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू 4 kg है, तो ये कितना होगा 26 मल्टीप्लाई 4, तो ये 104। क्लियर? अच्छा अभी कितना टाइम्स इसका देखिए क्या, अगर आप इसका 2.6 टाइम्स करेंगे 40 का 2.6 टाइम्स तो कितना आता है चेक करके देखा जाए। तो ये अगर आप देखेंगे तो अगेन वही बात है, मतलब ए ऑप्शन सही है, ये सही बोल रहा है। फिर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की, द स्पीड जस्ट बिफोर लीविंग द सर्कुलर ट्रैक, मतलब जब ये यहां से जस्ट लीव कर रहा होगा उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, वर्क एंड थ्योरम लगाया, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60। डन, हाफ 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 निपट लिया आपके पास, m निपट लिया। यहां से अगर आप देखेंगे तो v स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 16 माइनस 10, तो ये v आ गया √6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये बात भी सच्चाई है, इस बात में कोई
गलत नहीं है कि भाई सबसिडी √6 होगा, मतलब बी ऑप्शन ही मैच कर गया। मैक्सिमम हाइट की बात की तो मैक्सिमम हाइट देखिए किसके बाद में ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा ना, इसके बाद में जैसे पार्टिकल लीव करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कितने एंगल पे यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये वाला कितना आपके पास, ये 1 है। अच्छा अगर ये वाला 1 है आपके पास में और ये कितना है, दिस इज हाफ, तो ये वाला हाफ हो जाएगा। अगर ये हाफ तो ये भी 1 बिकॉज ये रेडियस है। तो यार ये वाला एंगल कितना बनेगा, कौन सा एंगल ढूंढ लूं मैं, ये वाला एंगल ढूंढ लेता हूं। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया आपको। अच्छा अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 पे प्रोजेक्ट हुआ तो 60 है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 हो गया। अब आप देखिए एक वेलोसिटी है √6 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 60 डिग्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट देखना चाहेंगे तो कंपोनेंट ब्रेक कर लें, यहाँ पे आ जाएगा √6 cos 60 दैट विल बी बाई 2, यहाँ पे sin 60 देखो तो √6 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये कितना आएगा आपके पास √18/2। सही है, ये √6 से कंपोनेंट तोड़ दिए, cos 60 तो यहाँ से तो ये बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, हमें हाइट चाहिए ना सिर्फ, sin 60 की √3/2 तो ये बन गया 18, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है जी। अब यार इसको क्या किया जाए, ये तो आगे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कितना आएगा आपके पास, तो हाइट निकाल लेता हूं यहां से, तो ये बन जाएगा √8 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s लगा देता हूं ना। तो फाइनल जीरो बनाना, u स्क्वायर कितना है आपके पास 18 मल्टीप्लाई 4 2 10 और यहाँ पे s, इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है सोल्व करके, दिस विल बिकम 9 और s की वैल्यू आ गई 9/40 आ रहा है। तो टोटल जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आया 9/40 प्लस ए पॉइंट से बात की ना प्लस हाफ, आप इसे कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रही है 29/40। 29/40 तो 0.8 तो नहीं आएगा, ये कुछ और ही आएगा आपके पास। सही है ना ये बात, 29/40 तो 0.8 तो नहीं आएगा ये, और अगर ये 0.8 नहीं आएगा, 0.8 तो था 32, तो 0.8 नहीं आएगा तो मतलब ये ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं सी ऑप्शन नहीं होगा। एंगल AOB हम देख चुके हैं, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है आपके पास। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच कर गया आपके पास, ऑप्शन ए मैच कर गया, ऑप्शन बी मैच कर गया और ऑप्शन डी मैच कर गया। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल था मैकेनिक्स का, छाप लीजिए। हम 9th प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये मैट्रिक्स मैच का एक नया पैटर्न है। अब इन सब सवालों में क्या करते हैं, हम ऐसा ढूंढते हैं सबसे आसान कौन से, उनसे मैच करवा के फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कुल मिला के जब ये सवाल आपको दिखाई दे, आपको हर एक सवाल के हर एक ऑप्शन में स्टक नहीं होना, आपको आसान ढूंढना, देखते हैं कौन सा पार्ट आसान है, कैसे ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और कैसे आप टिक कर पाएंगे उसको। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने ये बोल दिया कि सवाल में आपको बोल दिया बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इसके सेंटर ऑफ मास एक्सेशन कुछ ज्यादा नहीं आएगा आपको, दैट इज वेरी स्मॉल। तो आप इस वाले पॉइंट के बाद टोक लिखेंगे, सूडो का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे तो आप बेसिक से एनर्जी से करके देख लीजिए, तो अप्रोक्सीमेशन आएगा तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो हमने इस वाले पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस किया, तो ये दैट इज mgr sin थीटा इज इक्वल टू I अल्फा। इस वाले पॉइंट के बाद I देखें तो रिंग का कितना mr स्क्वायर, इसका कितना mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू निकल के ये आ गई आपके पास। तो यहाँ पे जो ओमेगा है वो ये है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2π√2r, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए सबसे पहले टाइम पीरियड की बात हुई है, ऑप्शंस में चलिए क्या बात कर रहा है, RS और पहले S और T में से देख लो, R तो सब में होना है, R को छोड़ दो, S और T की बात करो। S बोल रहा है कि इज लार्ज फॉर हुप हैविंग लार्ज रेडियस, अगर रेडियस लार्ज होगी तो टाइम ज्यादा होगा, सही बात है, S सही होना चाहिए, S सही होना चाहिए, मतलब A और C ऑप्शन तो गए, बचा कौन सा, आइदर तो B सही होगा या फिर D सही होगा। सेकंड बोला नॉर्मल फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द हुप एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसमें तो टाइम टेकिंग है, क्यों, क्योंकि यार आपको जब यहां पे आएगा तो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा कितना है, फिर एक्सेलरेशन लिख के फिर नॉर्मल माइनस mg करना पड़ेगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आपको कंसीडर करना पड़ेगा, तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम बी को ना करके हम थर्ड वाले में चलते हैं, उसे बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ हुप एट एक्सट्रीम। तो वो कितना आएगा, अल्फा आएगा आपके पास g/2r थीटा नॉट, सही है ना। अब इस सब सेकंड वाले फर्स्ट से जहां टाइम टेकिंग था, हम से थर्ड वाले पे गए तो वहां पे अल्फा ऐसा आ रहा है आपके पास। अगर ये अल्फा ऐसा आ रहा है तो ये डिपेंड करे थीटा नॉट पे, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास में थर्ड का P होना चाहिए, थर्ड का। अच्छा हम अब एलिमेंट किसको करना है, B और D को एलिमेंट करना है, P दोनों में है, R दोनों में, S और T की बात करते हैं। S बोल रहा है आपके पास कि इज लार्ज विद लार्ज रेडियस, नहीं अगर रेडियस लार्ज होगी तो कम होगा, इज लार्ज स्मॉल, तो T सही होना चाहिए, T सही होना चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो जब ऐसे मैट्रिक्स मैच आपको, क्योंकि देखिए ये सवाल अच्छा था, ये सवाल अच्छा है अपने आप में, अगर पूरा सोल्व करने जाएंगे तो अच्छा टाइम टेकिंग सवाल है, पर हमारे पास सोच के देखिए यार एक सवाल है 4 नंबर का, तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे फटाफट, आप देखिए सबसे आसान आसान क्वेश्चन को आप पिक कीजिए और जो उससे मैच करता आपको दिखाई दे रहा है वहां पे टिक कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है बच्चों, हम 10th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स मैच का नया फॉर्मेट है, तो इसमें भी आपको हिट एंड ट्राई करना है, फटाफट आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन एडमिट करने हैं और आगे बढ़ना है इसके अंदर। सवाल अच्छा है, सवाल में आपको बोला गया, इससे पहले वाले सवाल में स्मूथ था, यहाँ पे स्मूथ नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन है, प्योर रोलिंग हो रहा है। प्योर रोलिंग हो रहा है तो आपको बोला गया यहाँ से थीटा थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया गया ना, थीटा नोट आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो कोई भी जनरल पोजीशन में जाके लिखूंगा मैं थीटा, तो ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे है, ये ICOR है, इसलिए सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट आप टॉप लिख सकते हैं, तो कोई सूडो वूडो लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक। तो अगर आपने जस्ट यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आप बोलेंगे सर जी इसका जो आप टॉर्क देख रहे हैं वो टॉर्क कितना आएगा आपके पास इस वाले पॉइंट के अबाउट, दैट इज mg, ये r हो गया, ये r थीटा, mg r थीटा इज इक्वल टू i अल्फा। इस वाले पॉइंट के अबाउट आप i निकाल लीजिए, i की वैल्यू कितनी होगी, ये तो डिस्टेंस आपके पास में 0 ही है टेंडिंग टू, तो ये तो छोड़ दो, इसके अबाउट था mr स्क्वायर पैरेलैक्सिस थ्योरम प्लस mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर आपने निकाला, तो अल्फा की वैल्यू इतनी आ गई। अब आप इसको अगर SHM से कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा की वैल्यू ये एक्सप्रेशन आ गया, टाइम पीरियड ये आ गया। अब देखिए सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो r तो सब में आ ही रहा है, फर्स्ट वाले में r मतलब डिपेंड अपॉन g, हाँ दिखाई दे रहा है। फिर अब बात करते हैं s की, s आ रहा है क्या, इट इज लार्ज फॉर द हुप विद लार्जर रेडियस, अगर रेडियस ज्यादा होगा टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब आपके पास r तो सही है, s भी सही है, s भी क्या है बच्चों, सही है, तो a की तो वाट लगी, a नहीं होना है। अब u को चेक कर लेते हैं, u क्या, इट इज लार्जर फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ m का तो कोई रोल ही नहीं है, तो u वाले भी सही नहीं हुआ, तो a भी तो साफ हो गए, बचा सिर्फ c एंड d में से कुछ ना कुछ होना है। अब हम बात करते हैं आगे फ्रिक्शन फोर्स की बात की, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या करते हैं, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन लिख लेते हैं, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का, तो किसी जनरल पॉइंट थीटा के ऊपर एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, को जनरल थीटा के ऊपर अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है इस लाइन के मिड पे, तो उस पे एक तो लग रहा है आपके पास mg फोर्स लग रहा है, एक कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके पास में इधर, क्लियर। और अब इसका एक्सेशन देखेंगे, देखिए इसका एक्सेशन मान लीजिए कुछ a, इस रूट का एक्सेशन a मान लीजिए, तो इसकी वजह से इसका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये ऐसे घूम रहा है कुछ अल्फा से, तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई r/2, और एक ऊपर की तरफ आएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर r/2। क्लियर है? अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो आपको इस डायरेक्शन के F नेट इज इक्वल टू ma करने पड़ेंगे, तो उसमें ओमेगा का टर्म भी आएगा, ये वाला टर्म भी आएगा और ये वाला टर्म भी आएगा, तो a और अल्फा तो ठीक है, पर ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा डिपेंड कर रहा है इनिशियली थीटा नोट कितना था, तो इसका मतलब अगर आप बात करेंगे वैसा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए आपके पास में डिपेंड्स अपॉन थीटा नोट आना ही आना चाहिए, मतलब P आना चाहिए, पर C में P नहीं है, D में P है, मतलब D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए इट इज स्मॉलर फॉर, आप इज इक्वल टू ma करेंगे, पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, थोड़ा सा लेंथी होगा आपके पास में, पर यहीं से आप एडमिट करके इसमें आगे बढ़ सकते थे। आप करेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, आप पूरी इसकी इक्वेशन यहाँ पे निकाल लीजिए, F इज इक्वल टू ma की फॉर्म में आपको लिख लीजिए, तो आपको दिखाई देगा F m पे डिपेंडेंट है, तो m पे अगर डिपेंडेंट है तो अगर मास आपके पास कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो आप Q भी आपके पास में सही हो जाएगा। डिपेंड अपॉन G, हाँ ऑब्वियसली ये G पे डिपेंड करेगा, बिकॉज आपके पास जो A है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, G पे डिपेंड कर रहा है। A हम कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू अल्फा r के बराबर होगा, बिकॉज प्योर रोलिंग कंडीशन है ना आपके पास, तो कर पाएंगे। तो अच्छा सवाल था, आप थोड़ा सा अगर इसको ढंग से करते, आप ये इस वाले मतलब अल्फा क्या है, मतलब अगर अल्फा मिल गया तो इस वाले हुप का एक्सेशन कितना है ये आप चेक कर लीजिए, एफबीडी बना लीजिए, सवाल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो बाकी दोनों पोर्शन आपके पास इतना होने के बाद में आप इजीली कर सकते थे, पर उस टाइम एग्जाम टाइम में करने की आपको जरूरत नहीं थी, बिकॉज दोनों ऑप्शन बाद में मैच कर रहे थे, तो आपका फोकस सिर्फ सेकंड पे होना चाहिए था, फर्स्ट और सेकंड के ऊपर। फर्स्ट और सेकंड करते तो आगे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चों, ठीक, छाप लीजिए इसको। अभी हम 11th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और ये मैट्रिक्स मैच का नया पैटर्न है ना, मतलब इसमें आपको ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेट करना है। तो ऐसे सब सवालों में आपको क्या करना चाहिए, अगर एग्जाम में आपके पास आ रहे हैं तो आप फटाफट ये जो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो, इसमें कौन कौन से नहीं होंगे, जो नहीं होंगे वो हटा दो, फिर जो होगा वो फटाफट आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप सबसे पहले आप सब पढ़ लीजिए, आपको सबसे आसान है, पहले उसको प्रोसीड कीजिए, फिर आप कर पाएंगे इसको। फिर देख लेते हैं क्या, मैं एक आपको सब करके दिखाता हूँ। सवाल में ये बोला गया आपको कि यहाँ पे ऐसे कुछ फोटॉन्स आपके पास आ रहे हैं, इसके ऊपर गिरेगा और इस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन गिर जाके फिर यहाँ पे कुछ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप की बात हुई है। यहाँ पे दो जो कि आपके पास ये J1 है, ये वाली J2 है, ये अभी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल पे है।
सबसे पहले आपको गिवन है लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा है 414 नैनोमीटर, और वर्क फंक्शन गिवन है सवाल में, वर्क फंक्शन कितना है आपके पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले चेक करते हैं ये लेमडा सफिशिएंट है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एमिट करने के लिए। तो अगर आप SC बाय लेमडा की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे कितना है 414 नैनोमीटर, आप इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा, ये 207, ये अप्रोक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा आपके पास, अप्रोक्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, सही है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे। अब आप देखिए सबसे पहले क्या बोला गया, इफ जो कि J1 इज मूव टू द राइट, जो कि J1 इज मूव टू द राइट मतलब इस तरफ लेके चलेंगे। अगर आप जो कि J1 को इधर लेके चलेंगे तो J2 पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यही चाहिए होता है, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब ऑप्शन वाइज ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट में पहला ऑप्शन है द रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात, रीडिंग ऑफ अमीटर क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। फिर क्या बोलेगा, रीडिंग ऑफ अमीटर में ड्रॉप टू 0, नहीं ऐसा नहीं होगा बिकॉज करंट तो बढ़ेगा ना। फिर बोला रीडिंग ऑफ अमीटर में डिक्रीज, ये बात भी गलत है, डिक्रीज कैसे करेगी, बढ़ रही है। तो एस की अगर आप बात करें तो बोले तो रीडिंग ऑफ अमीटर में रिमेन सेम, नहीं बात, वो बढ़ रही है। टी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज। अब देखिए वोल्टमीटर क्या आएगा, वोल्टमीटर इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था आपको, अगर आप इधर लेके गए हैं तो कहां लेके गए हैं, उस चीज का पता नहीं ना आप कहां लेके गए हैं। तो ये जो डिस्टेंस अगर आपके पास में कम होगी तो इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी आपके पास में, डिक्रीज हो जाएगी। पहले ये पॉजिटिव टर्मिनल था, अभी ये वाला कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, तो रीडिंग डिक्रीज हो सकती है। तो आपके पास टी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। यू में अगर आप देखेंगे द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ऑन प्लेट आर में डिक्रीज, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप इसको पॉजिटिव बना दिया तो अब इलेक्ट्रॉन और तेजी से यहां पे आके गिरेंगे। क्लियर। तो ए ऑप्शन का तो जो मैच कर रहा है दैट इज पी एंड कौन सा मैच किया था हमने, टी मैच किया था, पी एंड टी। पी एंड टी के ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी साफ हो गया। अब ए सी डी में से कोई ऑप्शन होगा। फिर आप बात करते हैं कि आपको बोला गया जो कि J1 इज फर्दर इज मूव्ड फर्दर लेफ्ट, वापस को आप लेफ्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस आप पहले पढ़ लीजिए सारे ऑप्शन से, देख के आप खुद करके देखिए एक बार। अगर आप इस J1 को उठा के यहां पे लेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन मैच करने चाहिए, बात खुद आप देखिए। करें इसको, ठीक। अगर आप इसको इधर वापस लेके गए तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहला ऑप्शन तो है, हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में अगर आप देखें तो आपको बोल रहा है पहला ऑप्शन पी कि द रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज। ये तो गलत बात है बिकॉज अब की बार ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला नेगेटिव बन जाएगा, तो करंट घटना चाहिए आपके पास में। क्यू ऑप्शन में क्या बोल रहा था, रीडिंग ऑफ अमीटर में ड्रॉप टू 0। हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपका जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह काम करना शुरू कर गया ना, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल बड़ा पोटेंशियल अगर ये होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं पहुंचेगा, करंट की वैल्यू 0 को ड्रॉप कर सकती है, तो क्यू तो हो जाएगा आपके पास। आर द रीडिंग ऑफ अमीटर में डिक्रीज, हाँ ऐसा भी हो सकता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ना पहुंचे, उससे कुछ कम हो तो आपके पास आर भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगर आप बात करें रीडिंग ऑफ अमीटर में रिमेन सेम, ये बात सही नहीं है, या तो घटेगी या फिर 0 बनेगी। द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज, ऐसी कोई बात की है। तो यार देखिए अब की बार ये वाली वैल्यू क्या, ये वाला टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा और ये वाला टर्मिनल कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। पहले इसका उल्टा था, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपके पास में ये वाला टर्मिनल पहले जैसा था, इनिशियल वाले केस में तो ऐसी रीडिंग थी ना आपके पास में, इनिशियल वाले केस में ऐसी रीडिंग थी आपके पास। तो इसमें क्या बोला गया, अगर वापस घूम के आप यहीं पे आ गए, आप बात कीजिए इनिशियल वाले केस से, पिछले वाले केस से मत बात कीजिए, आप इनिशियल वाले केस से बात कीजिए। तो अगर आप इनिशियल वाले केस से बात करेंगे तो क्या पता उसी पॉइंट पे वापस आ गया हो, कि क्या पता उससे आगे चला गया हो, कहां पे लेके ये बताया नहीं ना आपको, फर्दर कहां पे लेके वो बताया नहीं आपको। तो आप ये वाली बात बोल पाए कि भाई साहब की वोल्टमीटर की रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आप कुछ बता नहीं सकते। मे भी हो सकता है जिस पॉइंट पे इनिशियल J1 था वहीं पे ले आया तो वोल्टमीटर रीडिंग सेम रह जाएगी। अगर ऐसे हो जाए भाई साहब उससे आप पीछे लेके चले गए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ा आगे लेके चले तो घट जाएगी। तो इनिशियल वाले से बात करनी है, फर्स्ट वाले केस से। तो आप बोलेंगे सर टी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो टी को हम टिक नहीं करेंगे। अगर आप बात करेंगे यू की, तो आप यू ऑप्शन में क्या बोला गया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन में डिक्रीज। यार ये वाली बात सही है कि भाई अगर आपने उल्टा करके लगा दिया तो ऐसा हो सकता है कि वहां तक जाते जाते एनर्जी आपके पास में घट जाए, तो यू ऑप्शन इसमें मैच कर सकता है। क्लियर है ये बात, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपको इस वाले ऑप्शन, क्योंकि ये लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, जो इसमें बोला ना रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज, अब आप किससे बात कर रहे हैं ये समझ में भी नहीं आ रहा इसमें, और इसमें ये भी नहीं समझ में आ रहा भाई साहब वापस कहां पे लेके आए। अगर आप जस्ट इनिशियल वाली पोजीशन पे ले आए तब तो कोई चीज नहीं आना चाहिए तब, पर अगर मान लीजिए कहीं और लेके आएंगे तो हो सकता है घट भी जाए और हो सकता है बढ़ भी जाए, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, थोड़ा डाउट वाला सा था, तो आप हो सकता है इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए, आप बाकी ऑप्शन पे चले जाइए एक बार, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है भाई साहब। वापस आप जैसे इसमें बोला ना कि जो कि J1 इज फर्दर मूव्ड फर्दर लेफ्ट, मतलब या तो इनिशियल वाले के बारे में बात कर रहा है तब तो वोल्टमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास में, जैसी पहले थी वैसी वैसी रह जाएगी आपके पास जो इनिशियल वाले केस में थी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, तो एक बार आप सेकंड वाले पार्ट थोड़ा स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले की बात करें, थर्ड से थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी शायद हमें। थर्ड में हमें क्या बोला गया, थर्ड में ये बोला गया था इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द वेवलेंथ। तो इंटेंसिटी होता है N0 मतलब जो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज वी स्टॉपिंग वो सेम का सेम रहेगा, N0 की वैल्यू बढ़ गई, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा नहीं कर रहे होंगे। अब देखो यार, करंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, पर करंट की वैल्यू तब बढ़ती है जब इनिशियली कुछ करंट होता। मान लीजिए ये जो इनिशियली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या पता स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो, और अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इनिशियल करंट जीरो था, तो अब N0 की वैल्यू बढ़ाई है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था, तो अब भी हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन ना जा पाए। अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम हो, तब ऐसा हो सकता है भाई करंट की वैल्यू बढ़ जाए। पर ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है द रीडिंग ऑफ अमीटर विल इंक्रीज, श्योर नहीं है। अगर इनिशियली कुछ करंट था, मतलब इनिशियली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से छोटा था आपके पास में, तब इनिशियली कुछ करंट था तो अब करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर अगर इनिशियली ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा था तो करंट की वैल्यू के बारे में ऐसा हो सकता है भी करंट की वैल्यू में कोई चेंज ना आए, करंट की वैल्यू जीरो की जीरो रह जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, तो आपने क्या बोला, इसको देखते हैं अभी सीओ थर्ड वाले में जा रहे हैं हम। तो इसे बोला रीडिंग ऑफ अमीटर इंक्रीज, पता नहीं है, श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर उसे मे नहीं बोला, इस वजह से पी को टिक नहीं कर रहे। रीडिंग ऑफ अमीटर मे ड्रॉप टू जीरो, मे ड्रॉप टू जीरो, ये ड्रॉप करने वाली बात नहीं है। अगर इनिशियली आपके पास में जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी आपके पास में। अगर आप ड्रॉप की बात करेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो इनिशियली कुछ वैल्यू थी अब कुछ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो पहले वाली पहले जीरो थी तब वो जीरो रहेगी। मे ड्रॉप, ड्रॉप बताओ अब नहीं आएगा वो आपके पास, ठीक है। रीडिंग ऑफ अमीटर में डिक्रीज, डिक्रीज तो नहीं करेगी, डिक्रीज तो नहीं करेगी बिल्कुल। द रीडिंग ऑफ अमीटर में रिमेन सेम, हाँ ये हो सकता है रीडिंग इनिशियल भी जीरो थी अब भी जीरो थी, सेम रह सकता है। तो आपके पास में एस ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर अगर आप बात करेंगे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर में डिक्रीज, वोल्टमीटर रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, ठीक। तो P तो नहीं होगा, P नहीं होगा आपके पास में, तो P का अगर कंफ्यूजन आप हटा देंगे तो भाई साहब ऊपर वाले दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन A एंड ऑप्शन B आपके पास एलिमिनेट हो गए। और हमने हमारे पास पहले ये किस में डाउट चल रहा है, आपको C और D में डाउट चल रहा था। तो C वाले में अगर D में अगर आप देखेंगे तो Q में बोला कि मे ड्रॉप टू जीरो, वो वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें भी अगर मान लो कभी कंफ्यूजन होता है नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। मे ड्रॉप टू जीरो, इसका मतलब क्या पहले जीरो नहीं था अभी जीरो हो गया, वो बात गलत हो रही है अपने आप में। फिर अगर आप बात करेंगे फोर्थ वाले की, फोर्थ लाइन देखते हैं क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो अब जो लैम्डा बन जाएगा वो बन जाएगा 414 प्लस 41.4। इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये दिस विल बी 0.4455, ऐसा कुछ आ रहा है। अगर आप यहां से एनर्जी निकालना चाहेंगे इसकी, दैट इज एससी बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 455.4, एससी की वैल्यू कितनी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय 455.4। ये भी सोल्व करेंगे तो 2.5 से ज्यादा ही आएगा, इससे कम तो नहीं आएगा, 2.5 से ज्यादा ही आएगा, अप्रोक्स 2.7 के आसपास आना चाहिए। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट होंगे। पर आपके पास में इससे बोला गया कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 10% विदाउट चेंजिंग इंटेंसिटी, मतलब ये वाली चीज को क्या कर दिया आपने, डिक्रीज कर दिया। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो N0 की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आपकी बार घट जाएगा, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो घट जाएगी। ऑप्शन वाइज ऑप्शन चलते हैं। देखिए टी में बात कर रहे हैं कि रीडिंग ऑफ अमीटर इंक्रीज, रीडिंग ऑफ अमीटर इंक्रीज, वही यार पता नहीं भी पहले कैसा था, तो आप कमेंट ही नहीं कर सकते उस बात के ऊपर। अगर इनिशियली जीरो था आपके पास तो अब भी जीरो ही रहेगा, बिकॉज अभी तो के मैक्स और कम हो जाएगा।
सेकंड, द रीडिंग ऑफ अ मीटर में ड्रॉप टू जीरो। हाँ, ऐसा हो सकता है इनिशियली करंट आ रहा था आपके पास में, क्योंकि इनिशियल जो पोटेंशियल था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम था, दैट इज पोटेंशियल इज लेसर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर ऐसा था आपके पास में इनिशियल पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कम था, तो आपके पास में कुछ करंट जा रहा था, पर अब आप देखिए के मैक्स ही घट गया, तो ऐसा हो सकता है ये वाला नए वाला पोटेंशियल, नए वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बराबर आ जाए ये वाली वैल्यू, या फिर उससे बड़ी आ जाए। मान लीजिए पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल था 5, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मान लीजिए 5 तो नहीं था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले था हमारे 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कितना था, पहले देख लेते हैं ना, पहले ये वाली वैल्यू पहले था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा 0.4 का, तो पहले करंट जा रहा था कुछ कुछ, पर अब आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू बन गई 0.3। अब आपके पास इनिशियल वाले केस के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल से ये वाली वैल्यू जो थी वो कम थी, तो करंट जा रहा था। अब वाले से देखेंगे तो वो बड़ी है, तो अब नहीं जाएगा, तो ऐसा हो सकता है करंट 0 पे ड्रॉप हो जाए, तो क्यू ऑप्शन सही हो सकता है। फिर अगर आप बात करेंगे रीडिंग ऑफ अ मीटर में डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज कर सकती है, 0 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बिकॉज अगर इसकी वैल्यू कुछ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे इफेक्ट पड़ गया ना, तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे इफेक्ट पड़ गया तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा रहे होंगे उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं आपके पास कौन सा था, आर ऑप्शन हो गया। ऐसे बोल द रीडिंग ऑफ अ मीटर में रिमेन सेम, हाँ सेम रह सकती है, अगर इनिशियली जो आपके पास पोटेंशियल था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा था तो हो सकता है सेम रह जाए, तो आपके पास में एस भी सही हो रहा है आपके पास। और फिर आप बोलेंगे मैक्सिमम, फिर टी ऑप्शन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाँ वो घट जाएगी, बिकॉज के मैक्स की वैल्यू आपके पास घट गई, तो ये टी भी हो जाएगा, ये यू भी हो जाएगा। तो आपको जो भी 2-3 आपको इजी लगे उनसे आप करके हिट एंड ट्राई से फटाफट सवालों करना था, हमें चलो पूरा एक्सप्लेन करना था इसलिए टाइम लग गया, पर आपको इस एग्जाम में इस सवाल को खटाखट करना चाहिए। पर सवाल अच्छा है, ये चीज सोचना कि भाई सब इनिशियल वाला पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो तो करंट वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए। हम 12th प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, डाटा है वो जो 11th वाले जैसा ही है, वर्क फंक्शन जो आपको गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा जो आपको गिवन है दैट इज 414 नैनोमीटर। तो आपके पास में जो एस सी बाई लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज अगेन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे। अब आपके पास में ये एक्सरे वाला केस है, इससे पहले वाला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस था। क्या समझ में आया, बिकॉज ये जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जाके बहुत तेजी से इस पर टकराएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर, मतलब से फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, उसे हम एक्सरे बोलते हैं। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को इस पे बॉम्बार्ड करवाया जाएगा, और जब ये बॉम्बार्ड होगा तो जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ईएम वेव एंड दैट स्पेसिफिक वेवलेंथ इज नेम्ड एज एक्सरे। सबसे पहले आपसे क्या बोला गया, इफ वी विल इंक्रीज वी नॉट, इफ वी विल इंक्रीज वी नॉट देन व्हाट विल हैपन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अच्छा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे तो जो आपके पास में EVS जो एनर्जी है EV नॉट, वो किसके बराबर आएगा, SC बाय लैम्डा मिनिमम, SC बाय लैम्डा मिनिमम ऐसे हम लिख सकते हैं, प्लस कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप वो भी ले सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये के मैक्स प्लस ऐसे टर्म लिख सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए यार, अगर आप इस वी नोट को बढ़ा देंगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। सबसे पहले बोला वी नोट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, अगेन हम इसमें ऑप्शन एडमिट करना खेलेंगे ताकि फटाफट सवाल हो। द रेडिएशन एमिटेड विल हैव मिनिमम वेवलेंथ व्हिच विल बी लेसर देन द ओरिजिनल केस, ये बात सही है, पी ऑप्शन तो मैच कर रहा है। फिर क्यों की बात करते हैं, रेडिएशन एमिटेड मे शो सम शार्प पीक्स इन इंटेंसिटी व्हिच वर नॉट सीन ओरिजिनली। देखिए इनिशियली आपको समझ में आता होगा, तो ऐसा ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे करके ऐसे ग्राफ बनाया था, एक कॉन्टिन्यूस एक्सरे का था आपके पास, और अगर आप बात करें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है। तो हम देखेंगे अगर हमारे पास में एनर्जी जो है वो एनर्जी इतनी कैपेबल हो कि भाई साहब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को का एमिशन करवा सके, मतलब इसको डी मतलब आपको एक्साइटेड स्टेट में भेज सके, तो तब, या फिर हो सकता है इसको इन्फिनिटी में भेज दे, मतलब हम ऐसे ही करते हैं ना भाई, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, इतनी हाई एनर्जी देते थे ताकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता था, इन्फिनिटी पे जाता था, आयोनाइज हो जाता था। अब उसको आयोनाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, अगर मान लीजिए आयोनाइज करने की कोरेस्पोंडिंग एनर्जी इनिशियल वाले केस में नहीं थी तो अब आ सकती है, बिकॉज वी नॉट को बढ़ाया है, तो अब हो सकता है वो पीक शो हो जाए। भाई पीक शो होने के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ना, तो हम क्या करते हैं एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने से ये वाला इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाता है, ये एक्साइटेशन में जाता है, आयोनाइज हो जाता है,
जब ये आयोनाइज होता है तो इसका गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर नीचे ट्रांजिशन होता है। तो अगर आपको आयोनाइज करना था तो हो सकता है पहले आयोनाइजेशन की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं थी, अब आपने V0 को बढ़ाया तो एनर्जी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई तो कोई इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको भी पीक दिखाई दे जो पहले नहीं दिखाई दिया था, क्यू मैच कर दिया। फिर आप देखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग PQ हो गया, कुछ में T लिखा हुआ है, T देख रहे टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसमें रीडिंग ऑफ अ मीटर में इंक्रीज, यार देखिए इनिशियली ये जो V0 था वो अच्छा खासा बड़ा था, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हुए सबके सब यहाँ पे पहुंच रहे थे, क्योंकि इस वाले बोला गया अच्छा खासा था ये इनिशियली भी। एक्सरे अगर आप लगा रहे, एक्सरे बनाना है तो वोल्टेज बहुत हाई रखना पड़ता है, तो इतना वोल्टेज था कि सैचुरेशन करंट इनिशियली अचीव हो चुका था। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद होगा तो ऐसा कर्व बनता है आपके पास I वर्सेस V का, ऐसे बनता है ना आपके पास, दिस इज करंट है और दिस इज वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इतना हाई पोटेंशियल है कि इनिशियल सैचुरेशन तो आ ही गया होगा। अब आप और V0 बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब T नहीं आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए, कौन कौन से, A गया और B गया। अब कहानी बची C और D के बीच में फाइट है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की। सेकंड वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसने क्या बोला गया, द प्लेट्स R एंड L आर रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल प्लेट हैविंग हायर एटॉमिक नंबर बट सेम वर्क फंक्शन। ठीक है जी। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले Q और R की बात हुई है, पहले R पे चर्चा कर लेते हैं। सर्टेन शार्प पीक्स इन इंटेंसिटी ओरिजिनली सीन मे बी नाउ एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है। देखिए एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की थी वो है eV0 प्लस ke max, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा, पर ऐसा हो सकता है ये वाली एनर्जी पहले कैपेबल थी इसके इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए, इस वाले मेटल को। अब आपने नया मेटल प्लेट ले जिसका जो आपके पास में मास नंबर है वो बड़ा है, जिसका अगर उसका मास नंबर बड़ा होगा आपके पास में तो उसको आयोनाइज करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो अब हो सकता है कि अब ये वाली एनर्जी कैपेबल ना हो आयोनाइज करने के लिए, तो पहले जो पीक्स मिल रही थी वो अब ना मिले, ये संभव है। अभी R हो गया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर Q ऑप्शन की। Q ऑप्शन फाइट चल रहा है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता था कि ये वाली एनर्जी भी कैपेबल हो नए वाले जो प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने में। अगर ऐसा होगा आपके पास में तब भी पीक्स आएंगे, पर वो पीक्स की जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। मान लीजिए पहले कुछ पीक्स यहाँ पे थे आपके पास, तब क्या वो पीक्स अलग जगह पे आएंगे, बिकॉज ये जो एनर्जी है वो आपके के अल्फा के बीटा कोरस्पॉन्डिंग है। तो इनिशियल वाले मेटल के लिए के अल्फा अलग था, दूसरे मेटल के लिए के अल्फा आपके पास अलग होगा, तो पीक्स अब भी आ सकती है, उनकी पोजीशंस क्या होगी आपके पास डिफरेंट होगी, तो आपको नई पीक्स दिखाई देगी। तो इसमें ये बोला है भाई साहब कि द रेडिएशन एमिटेड मे शो शार्प पीक्स इन द इंटेंसिटी व्हिच वर नॉट सीन ओरिजिनली। हाँ इनिशियली ये जो दो पीक्स मिली ये इनिशियली नहीं थी, अब की बार ये ना मिले ये वाली मिल जाएगी, तो ये नई पीक्स आपके पास आ गई। तो ऐसा हो सकता है, Q ऑप्शन भी हो सकता है, पर Q थोड़ा सोचने वाला है, मतलब लोगों को लगेगा फटाफट इसको हटा दे, क्योंकि ये दोनों केस है ना। आपको बोला गया आपने उसका जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज कर दिया और वो बढ़ा दिया। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया तो आयोनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, पर मान लो इनिशियली एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो पुराने वाले में भी आयोनाइज कर रहा है, अब वाले में भी आयोनाइज कर रहा है, तब क्या होगा, पीक्स पहले वाले में थी अब वाले में थी, पर पोजीशन डिफरेंट होगी। पर और ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार जो आपके पास में जो एनर्जी है वो सेकंड वाले में आयोनाइज ही ना कर पाए, तो मे भी हो सकता है पीक आए भी ना, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है आपके पास। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होने चाहिए आपके पास में, Q भी होना चाहिए और R भी होना चाहिए। क्लियर? तो D ऑप्शन फिर सही होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं, मान लीजिए अगर आप इसमें स्टक हो जाए तो और भी आगे देख सकते थे। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड। आई क्या होता है बच्चों, मतलब हमने देख लिया सेकंड का जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, दैट इज Q एंड R। इंटेंसिटी होता है n0 hc बाय लैम्डा। थर्ड में बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, वेवलेंथ को इंक्रीज कर दिया। अगर वेवलेंथ को इंक्रीज करती है पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो n0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, R स्टेटमेंट में बात करेंगे, सर्टेन शार्प पीक्स, कौन से वाले स्टेटमेंट की बात, हाँ R की बात हो रही है। सर्टेन शार्प पीक्स इन द इंटेंसिटी ओरिजिनल सीन मे नाउ बी एब्सेंट। आपने किसको चेंज किया, n0 को चेंज किया, एनर्जी को बढ़ा दिया, तो ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी। अगर ये वाली टर्म चेंज होगी तो इससे कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है एनर्जी में कुछ चेंज आ जाए, तो पीक्स मतलब मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, R दोनों में कॉमन भी है, S भी कॉमन है। T पे चर्चा कर रहे थे, रीडिंग ऑफ अ मीटर में इंक्रीज, रीडिंग ऑफ अ मीटर में इंक्रीज। तो यार ये वाली बात तो होगी ना आपके पास में, बिकॉज अगर आपने n0 को बढ़ा दिया तो करंट तो पक्का बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, तो T तो आना ही आना चाहिए था। और अगर T आना चाहिए था मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले में से नीचे वाला सही बैठ रहा है। सिमिलरली आप D वाले में ट्राई कर लीजिए, D को आप प्रोसीड करें तो मिल जाएगा। तो इन सब सवालों में आपको 1 बाय 1 नहीं जाना है। पुराने जो मैट्रिक्स मैच थे और ये वाला जो मैट्रिक्स मैच है तो ये आसान है, बिकॉज इसमें आपको पता है भैया, मतलब आपको 2-3 से ही पता है सही ढंग से, तो आप उससे मैच करवा सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आप ये दोनों अच्छे हैं, बस दोनों ही जो 11 था और 12 था, दोनों में थिंकिंग बहुत बढ़िया थी। आपको एक एक चीज़ को बहुत ढंग से सोचना था, थोड़े से आप जल्दबाजी में जाएंगे तो गलती हो सकती थी। ठीक है, दोनों अच्छे सवाल थे। आप देख लीजिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपके पास में न्यूमेरिकल वैल्यू का है, जो न्यूमेरिकल टाइप का सवाल में क्या बोला गया, एक सोलेनोइड है और एक सोलेनोइड के अंदर एक किसी चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को आप प्रोजेक्ट करते हैं एक्सिस की तरफ, ठीक है, और इट डज नॉट क्रॉस द एक्सिस बट डिफ्लेक्टेड बाय द 60 डिग्री इन कोर्स ऑफ इट्स पैसेज। मतलब ये वाला यहाँ से जाने के बाद में ऐसे, यहाँ पे सेंटर मान लीजिए इसका, यहाँ से कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है आपके पास, ऐसे डिफ्लेक्ट हो कुछ ऐसे चला जाता है, ठीक है, और ये जो एंगल आपके पास निकल के आया, ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री है, ठीक है जी, ऐसा कोई सेटअप है आपके पास, ठीक है, यहाँ से आया आपके पास और फिर इसके बाद 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया। अब आप ये देखिए ये है क्या, पता समझिए सोलिनोइड ऐसा है ना आपके पास, हम इसका साइड व्यू देख रहे हैं, देखिए ऐसा है, ऐसे एक सोलिनोइड बना दिया आपने, ये सोलिनोइड है, ठीक है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे ये आपको सिर्फ सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सोलिनोइड है। आपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे, जैसे ऐसे सोलिनोइड है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कहीं से छोड़ा, तो यहाँ से जब आपने छोड़ा होगा तो ये ऐसे घूम के कुछ ऐसे घूम के बाहर आ गया आपके पास, कहीं बीच की पॉइंट की बात हो रही है। तो आइए हम उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर ये वाला एंगल 60 तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है फोर्स, और अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी कैसे बनाए, वेलोसिटी इधर है, मतलब वेलोसिटी क्या है आपके पास में, ये वेलोसिटी डायरेक्शन आ गई, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है। अब कैसे किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ होना चाहिए, बिकॉज अगर आप अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे तो आपके हिसाब से ऊपर की तरफ आएगा, पर इलेक्ट्रॉन है तो किस तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो अगर किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और अगर अंदर की तरफ आएगा तो करंट कैसा आएगा, करंट ऐसा कुछ फ्लो कर रहा है, और ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसने क्या बोला, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है, मतलब आंसर तो हमारा पॉजिटिव आएगा, आने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप ऐसे सेंटर ढूंढने चले हम यहां से, तो मैंने बोला सेंटर कुछ यहां पे होगा मान लीजिए, और ये वाला एंगल ऐसे कुछ, ये हमने ऐसे मान लिया कुछ, ठीक है जी। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये डेविएट, ये वाला जो एंगल आएगा दिस इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, हमें कोई रेडियस बताए तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज रेडियस को mv/qb लिख दूंगा, सॉरी r इज इक्वल टू mv/qb लिख दूंगा, मेरी बात बन जाएगी। तो रेडियस के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसमें साइन रूल लगा देता हूं मैं। साइन रूल के लिए क्या करता हूँ, ये वाला एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो गया, अच्छा ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस पर इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे इसको, ये ऐसा बन गया डायग्राम आपके पास, ऐसे करके कुछ ऐसा बन गया। ये वाला एंगल तो आपके पास आ रहा है 60 डिग्री, ये वाला आ रहा है 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस है r, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो हम ये डिस्टेंस कैसे निकालें, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, 10 डिग्री इज इक्वल टू r बाय r डैश, ये रेडियस हो गया आपके पास जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, मतलब जिस रेडियस में वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा आपके पास। तो यहां से अगर आप r डैश की वैल्यू निकालेंगे तो r डैश की वैल्यू आ गई √3r, इतना आ गया। अब आप क्या लिखेंगे, √3r इज इक्वल टू mv/qb। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू हमें पता है। r की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ सोलेनोइड 1 है, तो यहाँ पे ये r की जगह तो 1 हो गया। मास गिवन है, हाँ मास गिवन है 9 × 10⁻⁻31। वेलोसिटी गिवन है, हाँ गिवन है √3/2। क्यों गिवन है, हाँ इलेक्ट्रॉन है पता है, और मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख देते हैं, दैट इज μ0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है क्या सवाल में, 200, दिस इज μ0 × 200, μ0 n, और I की वैल्यू हमें निकालना है। तो I की वैल्यू आपके पास यहां से सॉल्व करेंगे तो कैसे किया जाए, थोड़ा √3 ने √3 को मार दिया, ठीक है जी, और कैलकुलेशन देखते हैं, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 19, 19 हो गया, तो 19 में से अगर 31 आप हटा देंगे तो ये बन जाएगा 10⁻12, सही है। और अगर हम देखें तो μ0 की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 4π × 10⁻⁻7, देखते हैं थोड़ा, 10⁻12 डिवाइड बाय दिस विल बिकम 3.2, 32 हो गया ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज 200, और इसकी वैल्यू आ गई 4π × 10⁻7। इसको अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10⁻5 बच जाएगा, ठीक है। अगर ये 10⁻5 बच जाएगा, इसको यहां से उड़ाते हैं तो ये एक साफ हो गया आपके पास। तो I की वैल्यू आप यहां से सोल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 9 × 32 × 20 × 4π × 10⁻⁻4, ये वाली वैल्यू आ रही है।
अब आपको जो वैल्यू बतानी है वो 10 टू द पावर 8 की ऑर्डर की बतानी है। ये किसके बराबर हो गया आपके पास, i मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। अगेन इस सवाल में कैलकुलेशन है, इन पेपर से बहुत भर के कैलकुलेशन आ रही है, पर ठीक है पेपर है तो है, क्या करें अब। तो i की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास इस रेंज में आ जाएगी 1.10 से लेके कहां तक 1.15। इसने बोला है आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका एक कैलकुलेशन है, हमने जो कंसेप्ट था वो यहीं तक था। ठीक है बच्चों, तो सवाल सिंपल था पर अगेन कैलकुलेटिव था, जैसा है ठीक है। अभी हम इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम नंबर 2 कर रहे हैं और ये मोस्टली लोग इसको गलत किया होगा और कुछ कुछ लोगों ने सिर्फ वीडियो इसी सवाल को देखने के लिए देखा हो मे बी। देखिए लोगों को मन करता है सर इसका आंसर जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा। आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं सर ये वाला इस मतलब ट्रैक्टर की, ये सवाल समझिए, ट्रैक्टर से इसको पुल किया गया तो इधर पुल किया गया 3 मीटर पर सेकंड से, दूसरे ट्रैक्टर से इधर पुल किया जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। तो लोग जो चाहते हैं लोग चाहते हैं सर आंसर ये आ जाए वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 25 का, दिस इज 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 2ab दैट विल बी 2ab ना 30 और cos 53। इसको सोल्व करेंगे तो यदि वैल्यू आएगी 9 प्लस 25 प्लस 30 और cos 53 की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 3/5। क्लियर। तो यहां से कितना बना 9 प्लस 18 प्लस 25 तो ये बन जाएगा √52। सही किया मैंने। ठीक है √52, पर ये गलत है, ये सही नहीं है। अब ऐसा क्यों ये समझिए थोड़ा ना। देखिए इसमें अगर ऐसे बोलता, सुनिए, अगर ये ऐसे बोलता कि एक बॉल है वो इधर जा रही है 3 मीटर पर सेकंड से, एक वेलोसिटी तो ये है उसकी 3 मीटर पर सेकंड, और इसी बॉल की एक और वेलोसिटी है वो इस तरफ है 5 मीटर पर सेकंड। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट सही आएगा। मतलब क्या हो रहा है, इस बॉल की एक वेलोसिटी इधर है 3 मीटर पर सेकंड और एक वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकंड। अब मतलब ये भी अपने आप में एक वेलोसिटी, ये अपने आप में अलग वेलोसिटी। अब इन दोनों को ऐड करना है तब बात अलग है। पर मान लो इस वाले सवाल में ऐसा नहीं है। अगर आप इस वाले सवाल के हिसाब से देखेंगे, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो गया तो इस वेलोसिटी इधर आ गई 3 मीटर पर सेकंड और इधर आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो आपके हिसाब से जो इधर नेट वेलोसिटी है वो कितनी की 6 मीटर पर सेकंड और ऊपर कितनी की 4 मीटर पर सेकंड। पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर यहाँ पे ट्रैक्टर इसको खींच रहा है, वैसे यहाँ पे कोई ट्रैक्टर है वो इसको खींच रहा है, तो ट्रैक्टर इस वाली डायरेक्शन में इसके 3 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। ट्रैक्टर से ज्यादा कैसे खींच लेगा, खींच नहीं सकता। और यहां पे इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही आनी चाहिए, वो उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे दोनों का रिजल्टेंट ऐड करेंगे तो यहां पे तो आ गया 6, और अगर आप इस डायरेक्शन नेट देखेंगे तो वो भी कुछ और आएगा, वो 5 नहीं आएगा। तो ये दोनों अलग अलग वेलोसिटीज नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये एक वेलोसिटी इधर 5 पक्के से जा ही रहा है और इधर 3 से जा रहा है, अब दोनों को ऐड कर दो, वो सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सोचिए इस चीज को। अगर हम ये बोलते हैं भाई साहब कि इधर इस पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, फिर इस पे 10 न्यूटन और लगाया गया, तब आप रिजल्टेंट लगा सकते हैं, जैसे इसमें आपने किया। अगर ऐसा होता है इधर 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, अब इसको 5 से इधर भी लेके जाया जा रहा है, तो इन दोनों को अब ऐड करना है। ये अपने आप में अलग वेलोसिटी, ये अपने आप में अलग, पर कंस्ट्रेंट अगर हो गया भाई साहब इधर इसको 3 से ही जाना है, तब ये 5 से फिर इधर नहीं जा पाएगा। मतलब फिर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करें दिक्कत ही हो जाएगा, इस तरफ 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ये बात। तो अब सवाल में क्या है, सवाल में ये है कि कोई एक वेलोसिटी है जिसका इधर कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकंड। सुनिए मेरी बात, एक कोई वेलोसिटी जिसका इधर कंपोनेंट कितना है 3 मीटर पर सेकंड और इधर कंपोनेंट कितना है आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ वी नेट क्या हो ताकि इस डायरेक्शन में 3 ही आए, तो ज्यादा कुछ नहीं आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। तो मैंने बोला भाई साहब इधर पक्का 3 रहना चाहिए और इधर पक्का 5 रहना चाहिए। तो इस वाले केस 53 डिग्री है तो इसके लिए सही तो बैठ रहा है। यहां पे देखिए 5 cos 37 तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और इधर ये वाला कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो बात सही तो है। तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी 5 आएगी। आप इस चीज को समझ के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। अगर आपके पास में 2 वेलोसिटीज होती, ये अपने आप में अलग वेलोसिटी होती, ये अपने आप में अलग वेलोसिटी होती, फिर इन दोनों को जोड़ना तब बात अलग थी। ये ऐसा अब सिनेरियो वो नहीं है कि दोनों अलग अलग है और दोनों को अब एक साथ कंबाइन करना, वो सिनेरियो ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस डायरेक्शन वेलोसिटी 3 नहीं आएगी, फिर वेलोसिटी बदल जाएगी। अब ये बोल रहा है भाई साहब इस डायरेक्शन वेलोसिटी 3 ही आनी चाहिए और इसमें पक्का 5 ही आनी चाहिए। अब मेरी बात समझ में आ रही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा वी नेट देखना पड़ेगा कि जिसके लिए इधर आपके पास में 5 और इधर 3 ही हो, बस खत्म बात। अगर आप ऐसा कुछ कर सकते तो आप देख लीजिए, उसका एक रिजल्ट बनेगा ये वाला। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो इधर 3 नहीं आएगा 2 से इधर 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये अच्छा सवाल था, आप इसमें स्टार मार्क कर सकते हैं, बढ़िया था। अब थोड़ा टाइम देख खुद से सोचिएगा तब आपको बात चमकेगी। क्लियर है।
हम प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको बोला गया कि ऐसे लिक्विड है, एक की डेंसिटी दैट इज 800, दूसरे की है 1200। अब आपने क्या किया, बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। अगर बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, जैसे बोला जब तक ये बॉटम पे पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। आपको पता है ये 0 आ रहा है बिकॉज इनिशियल भी आपने ड्रॉप रिलीज किया था जस्ट, और जब बॉटम तक पहुंचा तब भी वो 0 हो गया आपके पास। अब वर्क डन किस किसने किया, वर्क डन एक तो ग्रेविटी ने करा और एक वर्क डन किया बायंट फोर्स ने, दैट इज बायंट फोर्स। इन दोनों में 0 आना चाहिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखता हूं पहले। तो मान लेता हूं कि इस बॉल का जो वॉल्यूम है v है, इसकी डेंसिटी कुछ रो है, तो ये तो आ गया v रो g, और कितनी हाइट तक आया आपके पास, दिस इज 2.5 ना, 2.5 मतलब 5/2। बायंट फोर्स का देखते हैं, बायंट फोर्स का नेगेटिव आएगा बिकॉज बायंट फोर्स ऊपर की तरफ अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो बराबर कर दूंगा अब मैं। तो बायंट फोर्स कितना आएगा आपके पास, बायंट फोर्स यहां पे आएगा दैट इज 800, ठीक है, v, ठीक है, और ये इसकी डेंसिटी होगी v, और जस्ट अ मिनट, हाँ हम बायंट फोर्स क्या लिखते हैं, ये वॉल्यूम आ गया डिस्प्लेस, ये रो आ गया, और ये g आ गया, इसमें कितनी हाइट थी 1.5 प्लस, इस वाले में देखेंगे अगर हम तो रो v g और कितनी हाइट आपके पास 1 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। बायंट फोर्स लिखा, वॉल्यूम v, रो ऑफ लिक्विड g, और हाइट कितनी थी ये हमने कर दिया पूरा। अब देखिए क्या क्या साफ हो रहा है इसमें, v और g, v और g और v और g, ये तो पूरा साफ हो गया एक्सप्रेशन। तो यहां पे बन गया रो 5/2, यहां पे इसको 10 बोल दीजिए, दिस विल बिकम 3/2। तो यहाँ पे कितना है 1200, दिस इज अगेन 1200। तो रो की वैल्यू जो आपके पास आ गई 2400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये 960 आएगा। क्लियर। तो सिंपल सा सवाल था, आप सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए तो सवाल इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब छाप लीजिए। न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कि आपके पास में कोई एक पार्टिकल था, वो मूव कर रहा था, कोई भी पार्टिकल है, मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, वो मूव कर रहा है ग्राउंड फ्रेम में, उसकी वेलोसिटी कुछ v नॉट है। जब इसको किसी एक फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया जो इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, वेलोसिटी कोई नई वेलोसिटी v से, तो उसको जो लैम्डा ऑब्जर्व होता है वो ये है, दिस इज लैम्डा रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। फिर इसने बोला एक और पार्टिकल, एक और फ्रेम है जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में, उसको जो लैम्डा ऑब्जर्व होता है वो ये होता है। तो पूछा भाई ग्राउंड फ्रेम के अंदर आपके पास में जो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, यही वो जानना चाह रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये 25 लैम्डा इज इक्वल टू h बाय m भी होता है, h डिवाइड बाय m, और v कितना बन जाएगा आपके पास, v बन जाएगा v नॉट माइनस v। ठीक है, सही है इतनी बात, ठीक है। और इसमें ये बात बोल दी कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन द आइदर ऑफ द फ्रेम्स, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। उस वाले में देखिए तो कितना है 20 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू h डिवाइड बाय m v नॉट प्लस v, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में v नॉट प्लस v होगी। अब सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लैम्डा डिवाइड बाय m v नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आप दोनों डिवाइड मार दीजिए, डिवाइड मार दीजिए बन जाएगा 5/4, 5/4 तो ऊपर बन गया v नॉट प्लस v, नीचे बन गया v नॉट माइनस v। सही है। अच्छा, अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको v नॉट, v की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी जो v की वैल्यू थी v नॉट की फॉर्म में आपको मिल जाएगी यहां से। अगर हम यहां पे इसको थोड़ा प्रोसीड करवाएंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा 5v नॉट माइनस 5v इज इक्वल टू 4v नॉट प्लस 4v। यहां से v नॉट इज इक्वल टू 9v, तो v की वैल्यू कितनी आएगी v नॉट बाई 9। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। आप इसमें पुट कर दीजिए तो कितना है 25 इज इक्वल टू hm, और ये बन गया 8v नॉट बाई 9, 8v नॉट बाई 9। सही है ये, इस वाले में पुट कर दिया मैंने v की वैल्यू v नॉट बाई 9, 8। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना है h बाई m v नॉट इज इक्वल टू दिस विल बी 25 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 9 माइक्रोमीटर। अगर आप इस सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 22.22 माइक्रोमीटर। क्लियर है। तो सिंपल था सवाल, बस आपको बस ये वी रेटियो का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको कर सकते थे। छाप लीजिए। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 न्यूमेरिकल टाइप में। तो उसमें क्या बोला गया, आपके पास तो एक ऐसे लूप था, इसको ऐसे इस प्लेन में रखा गया। अब आपके पास मतलब ये ऐसे ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना आपके, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जो mg उसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। mg ऐसे अंदर की तरफ mg हो गया ना आपके पास, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है।
अब आप देखिए, आपको ये बोला गया कि इस वाले रीजन से इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब भी इसके अंदर जस्ट यहाँ पे इसको यहाँ से छोड़ा, जस्ट इसके अंदर एंटर करवा के छोड़ा, तो क्या होगा, जैसे ये वाला पोर्शन इसमें एंटर करेगा तो कुछ ऐसे, इतना पोर्शन मान लीजिए एंटर कर गया कुछ, तो इसमें ऐसे कुछ करंट जा रहा है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब आप देखेंगे तो इसमें आई कैप में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी वजह से इधर 2 आया, तो इसकी वजह जो फोर्स रहेगा वो किस तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, उसको नॉर्मल बैलेंस आउट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये इस पे इसकी वजह से नेट फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी वजह से अंदर की तरफ फोर्स रहेगा पर उसे नॉर्मल बैलेंस करेगा, बिकॉज ये तो आपके पास में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है ना, तो जो नॉर्मल है वो जितना ही फोर्स दे सकता है आपको। इसकी वजह से देखिए जे की वजह से ये बाहर की तरफ है, ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस बाहर की तरफ होगा। कैसे चेक करेंगे, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जेड होना चाहिए, तो वाई बाहर की तरफ हमने बनाया। अब देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा तो इसकी वजह से फोर्स आएगा इसके ऊपर, तो हमने देखा कितना, दैट इज आई एल बी फोर्स लगेगा। इसकी वजह से आप चेक करेंगे तो ऊपर लगेगा, इसकी वजह से नीचे लग जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला फोर्स अच्छा फोर्स है, काम कर रहा है। 6K की वजह से देखेगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा 6K की वजह से, बिकॉज एंगल 0 हो गया, किस किस में, एल और बी में, आई एल क्रॉस बी होता है ना, एल और बी में एंगल है वो 0 हो गया। इस वाले के लिए अगर तू देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तेरे पास इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे किस तरफ लग रहा है आपके पास, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? तो पर उसकी वजह से इसको आगे लेके जाने की स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। हमसे ये पूछा गया कि जब ये अंदर एंटर हो जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। अब आइए इसको निकाल के देखते हैं। तो मैंने बोला करंट की वैल्यू फिक्स है, करंट की वैल्यू कितनी है, सवाल है 1 एम्पियर, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए। ये यहाँ पे साफ हो गया, ये यहाँ पे 5 हो गया, तो जो आपके पास में ए की वैल्यू आ रही है दैट इज 4/5 एम। What is the value of m? ये 2, तो ये आ गया बच्चों 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना, इनिशियल 0 था 2, a की जगह 2/5 और s कितना है 20 सेंटीमीटर, 20/100 कर दिया आपने। अब यहां से देखते हैं कुछ बात बन रही है क्या, ये 5 और ये यहाँ पे 4 आ गया आपके पास, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 4 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर आ जाए दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे आसान सवाल इस पेपर में बहुत ही कम है, पर ये आसान था। इसमें पहले आपको डायरेक्शन में चेक करनी है भाई साहब की कौन कैसा फोर्स लगा रहा है, किस तरफ लगा रहा है, वो सब देखना था, पर कैलकुलेशन वाइज ये सवाल इजी था। ठीक है बच्चों, आप इसको देख लीजिए। अभी हम कर रहे हैं इस एफएसटी का लास्ट सवाल आपके पास, इट इज प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें बोला गया कि आपके 2 हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 20 वोल्ट, मतलब इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 वोल्ट है। ए पार्टिकल कैरिंग चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसमें हो रहा क्या होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज को रखा है, इस पे नीचे की तरफ mg लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कुछ क्यू फोर्स लग रहा होगा, मतलब ये वाली पॉजिटिव प्लेट बन रही होगी, ये वाली नेगेटिव प्लेट बन रही होगी। इतनी बात सही है भाई, ठीक है। अब आपसे बोला गया इनिशियल इक्विलिब्रियम में था, तो अगर आप बात करेंगे इनिशियल, तो mg किसके बराबर होगा, q मल्टीप्लाई e, और इसको क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा v डिवाइड बाय d, इसकी बीच डिस्टेंस को d मान लेता हूं मैं। क्लियर? तो यहां से कितना आ गया, mg आ गया मेरे पास q डेल्टा v डिवाइड बाय d, और इनिशियली आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 था, तो कितना आ गया 20q/d। इतना एक्सप्रेशन सही है। फिर इसने क्या बोला कि इस कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, इस कैपेसिटर से 500 माइक्रोफैराड, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू सेकंड। अब यार हमें ये बोला गया कि अगर हम इसे एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, चार्ज कम होना शुरू होगा तो ये फोर्स कम होना शुरू होगा, मतलब mg बढ़ेगा, मतलब mg की वैल्यू mg माइनस qe की वैल्यू कुछ आ जाएगी, जिससे एक्सीलरेशन आएगा, उस एक्सीलरेशन को क्या कर देंगे हम dv/dt, तो बात बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले हमें देखना है कि EFI क्या है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैंने लिखा चार्ज की जो इक्वेशन बनती है, चार्ज की इक्वेशन दैट इज q इज इक्वल टू q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, किसके अंदर, डिस्चार्जिंग वाले केस में, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। सही है, क्योंकि आपके पास सिर्फ कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, मतलब डिस्चार्जिंग का केस है। हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है उसमें v है, तो हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हो गया v इज इक्वल टू v नॉट की जगह 20 हो गया e टू द पावर माइनस t बाई टाउ की वैल्यू निकालते हैं, टाउ इज rc, टाउ इज rc, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r 4000 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 500 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। तो ये 3 और 2 5, एक बच गए यहाँ पे 2, टाउ आ गया 2। तो यहाँ पे जो v बना दे 20 मल्टीप्लाई e टू द पावर t बाई 2, ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल का। अब नेट फोर्स देख लीजिए, नेट फोर्स बन जाएगा mg माइनस q डेल्टा v कितना है 20 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ और डिवाइड बाय d, ये एक्सप्रेशन बन गया और ये ma के बराबर है।
अब आप देखिए ये जो 20 क्यू बाई डी इसको mg लिखा जा सकता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया mg ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू ma। a ने a को मार दिया। अब भाई साहब अब सवाल खत्म हो गया, आपको दिक्कत ही नहीं है। a को आप लिखिए dv बाई dt, यहाँ पे आ गया g ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। हमने यहाँ से लिखा है कि ये वाला टर्म इज इक्वल टू a था, a को लिख दिया dv बाई dt। अब आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये तो बन जाएगा dv, इधर आ जाएगा g ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई 2 का इंटीग्रेशन dt। आप कर दीजिए, वेलोसिटी इनिशियल 0 थी, फाइनल भी टाइम 0 था, फाइनल 2। आप यहाँ पुट करके देखिए, तो पुट करेंगे तो इसका जो आपका इंटीग्रेशन जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बिकम, ये तो g की वजह से 10 आ गया आपके पास, दिस इज t प्लस 2 ई टू द पावर t बाई 2 प्लस c, एक कुछ कांस्टेंट आएगा। अब आपको पता है t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे वैसे भी 0 थी, तो t इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो c की वैल्यू जो निकल के आएगी दिस माइनस 2। कैसे? t इज इक्वल 0 पुट कीजिए तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 2, पर नेट 0 होना चाहिए, c कितना बनेगा माइनस 2। तो v का जो एक्सप्रेशन आपके पास बन गया एग्जैक्टली 10 प्लस t माइनस 2 प्लस 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई 2, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अब आपसे कब पूछा गया? t इज इक्वल टू 2 पे पूछा गया, t इज इक्वल टू 2 पे आप पुट कर दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ब्रैकेट में 2 बाई e, तो v आ गया 20 बाई e। आप सोल्व करेंगे जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, लास्ट में आपको ये थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा ई से आपको, बट ठीक है। पर ये सवाल समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो वैसे सिंपल था, अगर आपको कंसेप्ट समझ जाए भाई साहब क्या करना है तो आप कर पाएंगे। आपको समझ में आया था, पहले mg और qe बैलेंस कर रहा था, बाद में e की वैल्यू वेरी हो रही है तो नेट फोर्स आएगा mg माइनस qe, उसको ma लिखा, फिर a को dv बाई dt प्रोसीड किया, इजी रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पेपर यहीं पे खत्म होता है। पेपर वाज गुड, जो भी सवाल आपके फंसे होंगे मे बी, कई सवाल टाइम टेकिंग थे, तो अगर आपसे नहीं हुए थे उस टाइम पे तो एक बार आप वापस ढंग से उसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इन सवालों से सीखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।